मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा भीगे भीगे सपनों का जैसे खत है हाय गिन गिन चाहत की जैसे लत है मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे मर जावा मर जावा रसूल जिगर आदिल है नजर एक माह जबी एक नूर नबी रब दी रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायब है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायब है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया Hey guys, so very good evening. So we are starting with amendment का part number 2. So guys, in the last amendment session we have seen director के पहले 2 chapters का किया था हमने लेक्चर. तो अब की बार हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ साथ में बाकी जितने भी चैप्टर्स का अमेंडमेंट बाकी है वो इस पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की. सो गाइस, आई एम मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 3, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर. इसके अंदर सबसे पहले अमेंडमेंट देखने मिलेगा आपको ऑन सेक्शन नंबर 173. You know, this chapter starts from section number 173 to section number 195. उसके बाद में जो चैप्टर होता है वो 196 से लेके 205 तक चलता है. राइट एवरीबॉडी? ओके. अब हम लोग करने जा रहे हैं शुरुआत इस चैप्टर के साथ. ओके. आप सभी लोग जानते हो पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड मीटिंग. ये सभी जानते हैं कि बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए और बोर्ड मीटिंग में क्या पार्टिसिपेशन, वो सब कुछ आपको पता है. मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा. पर बेसिकली चीज है कि बोर्ड मीटिंग 2 टाइप की होती है. एक तो फिजिकल बोर्ड मीटिंग होती है और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा होती है. फिजिकल मीटिंग का मतलब ये होता है कि आपको फिजिकली चल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उस मीटिंग में आना जरूरी है. और अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते हो तो यू आर हैविंग वन मोर अपॉर्चुनिटी. आजकल ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं और उस मीटिंग को भी वैलिड माना जाता है. अमेंडमेंट के पहले आपने कभी ये सुना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है ना, वो कुछ चीजों के लिए अलाउड नहीं होती है. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट को अगर अप्रूवल देना है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देना है, बड़े बड़े डिसीजन जैसे मर्जर्स और एक्विजिशन को करना है, ऐसे तमाम चीजों के लिए आपको फिजिकली आना जरूरी होता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आना और ऐसे फैसलों को एक्सेप्ट करना और अप्रूव करना ये अलाउड नहीं है. अन्यथा सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी अलाउड होती है. I'll repeat one more time. There are 2 types of meetings. Number 1 is physical, number 2 is video conferencing. कुछ फैसले होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलाउड ही नहीं होते. जैसे कि एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट होता है उसका अप्रूवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल.
प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल, मर्जर एक्विजिशन जैसे बड़े बड़े फैसलों का अप्रूवल, ये सारे काम आपको फिजिकल में ही करना जरूरी है। सर अमेंडमेंट क्या है? ये तो अमेंडमेंट के पहले का पिक्चर है, जो पहले भी था अब भी है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? यहां से पढ़ना चाहूंगा, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई सच मैटर्स विच शैल नॉट बी डेल्ट इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो 4 मैटर है और इसके व्यतिरिक्त भी और कुछ मैटर होंगे, तो उसका फैसला कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। या ये 4 मैटर या उसके व्यतिरिक्त और कौन से मैटर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होते, मतलब जिसको फिजिकली आना जरूरी है, आमने सामने फेस टू फेस बैठ के काम चलना होगा। अब अमेंडमेंट क्या है? यहां पे लिख रहा है फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज अ कोरम इन द मीटिंग। कैन यू प्लीज टेल मी कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। आप सभी जानते हो 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, ये कोरम माना जाता है बोर्ड मीटिंग का। थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स in a such meeting on any matter specified under the first proviso। अब बात समझने वाली ये है, मुझे कुछ बोलना है, अब ध्यान से समझना ये क्या मैं बोलने जा रहा हूं। ओके, अगर मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 15 डायरेक्टर्स हैं, तो कोरम कितना हुआ? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। अगर मैं बोलता हूं तो उसका 1/3 आ जाएगा 5 और 2 विच एवर इज हायर, तो मतलब 5 बन जाएगा हमारा कोरम। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर 5 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे थे जो फिजिकली अटेंड कर रहे थे, तो ये वो मतलब हुआ कि कोरम जो इतना चाहिए था वो फिजिकली बैठे हैं, इसके बाद में 2, 3, 4, 5 लोग वीडियो द्वारा आ रहे हैं। तो ऐसे समय पे चाहे आप कोई भी ऐसा काम है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलाउड नहीं होता, वो अलाउड होगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, क्योंकि जितने लोग कोरम में चाहिए अगर उतने फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये 4 काम जो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट, जैसे कि प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल, जैसे बड़े बड़े फैसले जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ऐसे फैसलों को भी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चला सकते हैं अगर उतने लोग जितने कोरम में जरूरी थे, यानी कि 5। इस क्वेश्चन के मुताबिक या इस एग्जाम्पल के मुताबिक 5 लोग की कोरम है और 5 लोग फिजिकल में है। उसके बाद में बचे हुए लोग चाहे भले वीडियो से आए फिर भी चल सकता ऐसे कामों के लिए। अगर मैं इसको अदरवाइज पढ़ाऊंगा, अगर हम लोग इन चारों काम के लिए, अगर इसी क्वेश्चन के लिए, अगर इस क्वेश्चन में कोरम अगर 5 है और अगर 4 लोग फिजिकली आते हैं और एक बंदा वीडियो से आता है, तो क्या ऐसे समय पे ये काम क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बंदा कर सकता है क्या? तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई सेड, राइट एवरीबॉडी? समझ में आया मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इतनी बात है। तुम अगर 5 बंदे जितने कोरम को चाहिए अगर वो फिजिकली अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद में बाकी जितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आते भी है, तो ऐसे मीटिंग को हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मानेंगे नहीं, बिकॉज कोरम इतने लोग फिजिकली अटेंड कर रहे हैं। या तो ऐसे मीटिंग को हम लोग ऐसे ही मानेंगे कि फिजिकल है, मतलब कि ये चारों काम भी ऐसे समय पे हो सकते हैं, भले ही कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहाँ पे अटेंड कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट एवरीबॉडी? सो आई मूविंग ऑन द नेक्स्ट अमेंडमेंट, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अमेंडमेंट्स बाद में वापस से दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटा सा अमेंड सेक्शन नंबर 177 में है। आप सभी जानते हो 77 किसके लिए है? 177 सेक्शन इज मेंट फॉर ऑडिट कमेटी। आप सभी जानते हो नए कंपनीज एक्ट में 4 कमेटीज को लाया गया है। एक ऑडिट कमेटी है, एक CSR कमेटी है, एक NRC है, एक SRC है।
अब इनकी एप्लीकेबिलिटी की बात अगर करेंगे सेक्शन नंबर 177 में, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल दी लिस्टेड कंपनीज, ऐसा हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, एंड ऑल दी अनलिस्टेड कमेटी, जिसमें 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये भी आपको मालूम है, तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होने पर यहाँ पे ऑडिट कमेटी लग जाती है। वो तीनों में से कौन से 10 करोड़ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ मतलब बोरोइंग और 100 करोड़ मतलब टर्नओवर, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है, और लिस्टेड कंपनी के तो एप्लीकेबल ही होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे अमेंडमेंट क्या है, एवरी लिस्टेड कंपनी, ऐसा पहले लिखा था, हर लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी जरूरी थी। अब लिखा है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब अब की बार लिस्टेड नहीं लिखा है, अब की बार लिखा है ऐसी लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक है। आज तक तो हम लोग यही समझते आए थे कि जो लिस्टेड कंपनी होती है वो पब्लिक ही होती है, मतलब हमने हमेशा से ऐसा सोचा था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी लिस्टेड नहीं होती, पर जो हमारी सोच थी वो गलत है। भाई और बहनों, जिन लोग को ऐसा लगता था कि लिस्टेड कंपनी कभी भी प्राइवेट वाली नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इस अमेंडमेंट के मुताबिक ये साफ हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि जो कंपनी प्राइवेट होती है वो भी लिस्टेड हो सकती है। फिर सवाल उठ रहा है, सर मतलब ये अमेंडमेंट के पहले जो कंपनी प्राइवेट थी और जो लिस्टेड थी उनको भी ऑडिट कमेटी बनाना ज़रूरी हुआ करता था, जो अब वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अब दुनिया में 2 टाइप की कंपनी होती है लिस्टेड, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। ये तो पब्लिक वालों को तो करना ही पड़ेगा, पब्लिक वाली जो कंपनी है लिस्टेड उनको ऑडिट कमेटी लगेगी, और जो प्राइवेट वाली है उनको ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट कमेटी की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी क्या एप्लीकेबल, इनके लिए ऑडिट कमेटी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर सवाल उठ रहा है सर कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लिस्टेड अगर होगी तो क्या आम जनता शेयर्स खरीद पाएंगी? नहीं। प्राइवेट कंपनी जब लिस्टेड होती है ना तो उसमें 2 चीज़ें हमारे सामने आती है, क्या उनके शेयर्स लिस्ट होते हैं या फिर उनकी डेट डिबेंचर जैसी चीज़ें लिस्ट होती हैं। तो आंसर इज व्हाट, डिबेंचर। मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी NSE BSE के ऊपर अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करा सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी होती है और उनके शेयर सिर्फ और सिर्फ उनके प्राइवेट में जो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं वो लेते हैं, इसलिए उसको NSE BSE पे लिस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं। अर्थात ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है पर शेयर्स के साथ नहीं। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है उनके डिबेंचर से लेकर उनके डेट सिक्योरिटी से लेकर। आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर्स या कोई भी डेट सिक्योरिटी होती है तो वो उसका ट्रेडिंग NSE BSE पे लिस्ट करवा के करा सकती है, मतलब आम जनता अब प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स को ले सकती है। इसका अर्थ ये हुआ पूरे कॉन्सेप्ट में कि क्या हुआ, ये अमेंडमेंट से पहले ऐसा था कि ऐसा लिखते थे ऑल द लिस्टेड कंपनी को क्या जरूरी था, ऑडिट कमेटी। अब क्या हुआ, ऐसी लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक है उसी को ही ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल। मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी जो लिस्टेड है और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको नो ऑडिट कमेटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। या तो हमने 2 बातें समझी अभी कि जो कंपनी लिस्टेड है और जो पब्लिक है उन्हीं को ही ऑडिट कमेटी लगती है। अमेंडमेंट के पहले जब ये शब्द नहीं था तो प्रॉब्लम बहुत हुई, उन लोग को बड़ी तकलीफ हुई। आप सभी जानते हो सख्त कानून जो है, ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस पब्लिक कंपनी में होंगे या प्राइवेट कंपनी में, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी में होंगे। इसलिए पहले जब अमेंडमेंट के पहले उन्होंने जो बातें लिखी थी यहाँ पे वो प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत मुश्किल वाली थी, इसीलिए उन लोग को बचाने के लिए यहाँ पे एवरी लिस्टेड की हटा के एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी कर दिया। अर्थात ये हुआ कि जो कंपनी लिस्टेड है पर जो प्राइवेट की होती है उनको ऑडिट कमेटी लाना अब कंपलसरी नहीं है। इसी के साथ में ये सेक्शन का अमेंडमेंट भी खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा आगे, अगले सेक्शंस की ओर हम लोग जाएंगे और कुछ देखेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर 178 पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिखा है, वापस से अमेंडमेंट वही है 178। आप सभी जानते हो ये सेक्शन है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का। नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी में भी पहले लिखा था। NRC आप सभी जानते हो
कि हमारे कंपनी में कौन से लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, उनकी सैलरी कितनी होना चाहिए, उनके पैकेज कितने होना चाहिए, साथ साथ में उनको कौन से लोगों को निकाल देना चाहिए, कौन से लोगों को हायर करना चाहिए एज अ डायरेक्टर, उनका पैकेज कितना होना चाहिए, उनका सैलरी का पैटर्न कैसे होना, फिक्स कैसा होना चाहिए या फिर उनका वेरिएबल होना चाहिए। ये सारी बातें पहले कौन डिसाइड किया करता था? ये सारी बातें एनआरसी। आज भी कौन करता है? एनआरसी। पर अब अमेंडमेंट किसके ऊपर है? एनआरसी के ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी थी वो पहले लिखी थी ऑल द लिस्टेड कंपनीज, है ना। आप सभी जानते हो ऑडिट कमेटी का और एनआरसी का जो है ना एप्लीकेबिलिटी सेम ही है। मतलब 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जो अनलिस्टेड के लिए है और लिस्टेड के लिए, दोनों की एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ऑडिट कमेटी की और एनआरसी की एप्लीकेबिलिटी सेम थी। तो अभी अभी हमने ऑडिट कमेटी का एप्लीकेबिलिटी में चेंज देखा, तो जाहिर सी बात है एनआरसी के एप्लीकेबिलिटी में भी आपको चेंज आएगा। अर्थात ये हुआ कि आज के बाद में ये हुआ एनआरसी कौन से लोगों को एप्लीकेबल होगा। एनआरसी लिस्टेड मत कहिए, बिकॉज लिस्टेड में प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं, इसलिए कह दिया कि जो लिस्टेड कंपनी है पर जो पब्लिक नेचर की है उन्हीं को ही एनआरसी लाना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो। अर्थात क्या हुआ, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। बात बहुत सिंपल है। अगर वो एनआरसी है तो एनआरसी किसको एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी को। पर ऐसी लिस्टेड कंपनी दो टाइप की हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक। तो किसको एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट को नहीं, सिर्फ पब्लिक को। समझ गया? ये आपको लगता नहीं? ऑडिट कमेटी के अंदर जो अमेंडमेंट आया हुआ है ये उसी के जैसा ही अमेंडमेंट है। और आप सभी जानते हो 177 का जो सेक्शन नंबर 1 to 8 है और 178 का सेक्शन नंबर 1 to 4 है। मतलब ये है ऑडिट कमेटी और ये है एनआरसी, दोनों का एप्लीकेबिलिटी सेम ही था। इसलिए जो चेंजेस आपने इस सेक्शन में देखे वो सारे चेंजेस यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सेक्शन के साथ में, अगले अमेंडमेंट के साथ में। अब देखते क्या लिखा है। वापस से दूसरा अमेंडमेंट इस बार एनआरसी में ही हुआ है। एनआरसी एनआरसी एनआरसी। आप सभी जानते हो एनआरसी की यह जिम्मेदारी हुआ करती थी पहले कि वो चेक करे कि कौन सा डायरेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है ऑन देयर ओन। अर्लियर इट वाज द ड्यूटी of NRC to check the performance of all the directors on their own। मतलब NRC के लोगों को बहुत बड़ा काम सौंपा गया था कि आप डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करें। अमेंडमेंट के बाद में ये फैसला हुआ है कि अगर वो चाहते खुद तो खुद चेक करेंगे, अगर वो चाहते किसी और कमेटी और बॉडी को लाए या कुछ लोगों को लाए, कुछ समिति बनाए और उनके द्वारा डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करे, तभी भी अलाउड होगा। तो इसके मतलब क्या हुआ? व्हाट वाज द सीन अर्लियर? यहाँ पे देखिए, रेकमेंड टू द बोर्ड, मतलब एनआरसी पहले बोर्ड को रेकमेंड करती थी अबाउट देयर अपॉइंटमेंट कि कौन से डायरेक्टर आएंगे और कौन से डायरेक्टर को निकालना चाहिए। एंड सीनियर मैनेजमेंट कैरी आउट इवैल्यूएशन ऑफ एवरी डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस। इसका मतलब जो था कि जो कमेटी के लोग थे वो हर कोई डायरेक्टर के ऊपर नजर रखते थे, चेक करते थे खुद ब खुद कि कौन सा डायरेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब इसको हटाकर उन्होंने ये लिखा shall specify the manner for the effect, shall specify the manner। इसका मतलब क्या हुआ कि अब एनआरसी के लोगों को खुद स्वयं चेक करने की जरूरत नहीं है, वो मैनर और तरीका बता सकते हैं। किसके मैनर बता सकते हैं कि हर कोई डायरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे चेंज होना चाहिए, है ना, ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड, इट्स कमेटी एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे कमेटी का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, टू बी कैरिड आउट ईदर बाय द बोर्ड। एक तो मतलब इनका परफॉर्मेंस, एक डायरेक्टर का परफॉर्मेंस जो पहले कहते थे एनआरसी करने वाला है, अब कहते हैं डायरेक्टर का परफॉर्मेंस सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चेक कर सकते हैं। बाय नॉमिनेशन एनआरसी, मतलब एनआरसी पहले भी चेक करता था, अब बोले एनआरसी को अगर अभी भी लगता है तो एनआरसी खुद भी चेक कर सकता है। और बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसीज एंड रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, है ना, एजेंसी एंड रिव्यू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंसेस। इसका मतलब ये हुआ है, सारे लोग वापस से समझ ले, बिफोर अमेंडमेंट इवैल्यूएशन ऑफ किसका, मैं इतने शांति से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आप देखेंगे और इसके बाद में आपको वापस से इस अमेंडमेंट को देखने की ज़रूरत ना पड़े। कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ी देर में सारे अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगे। इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर सिर्फ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? एनआरसी। अब क्या बोल रहे हैं? आफ्टर अमेंडमेंट इवैल्यूएशन करने की जिम्मेदारी एक तो एनआरसी की भी हो सकती खुद, या किसी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दे। मतलब एक डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करना है, इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर, तो वो एनआरसी भी कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है, या साथ साथ में कोई इंडिपेंडेंट
कोई आप कमेटी बना रहे हो या कोई अथॉरिटी बना रहे हो ये चेक करने के लिए, तो ये चेक कर सकते हैं। और अब एक और जिम्मेदारी एनआरसी की दी है कि एनआरसी सिर्फ चेक करेगा अगर बोर्ड या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी चेक कर रही है तो क्या वो चेक सही ढंग से कर रही कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्या क्या चेक करना है ये काम तो एनआरसी का होगा। क्या क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना है एनआरसी डिसाइड करेगा, पर चेक सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी काम एनआरसी का है। चेक कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगा, एनआरसी करेगा। पर ये सारे लोग जो तीनों भी है वो क्या चेक करेंगे ये एनआरसी बताएगा। वो चेक सही कर रहे हैं, उन्होंने सही सारी चीजें जैसे एनआरसी ने बोली है वैसे इन लोगों ने इंप्लीमेंट की है क्या नहीं की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनआरसी ने कहीं अलग तरीके से चेक करने बोला होगा और इन लोगों ने अलग तरीके से चेक किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन भी चेक किया जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है रिव्यू इट्स इंप्लीमेंटेशन कंप्लायंस। इट्स मतलब क्या, समझा क्या, ये सारे लोग बराबर से उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनआरसी के ऊपर 2 अमेंडमेंट इस बार हमारे पास में, एक एप्लीकेबिलिटी को लेकर कि एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या, वो एवरी जो लिस्टेड कंपनी था वो आ गया लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और दूसरा अमेंडमेंट आया कि जो पहले कहते थे कि एनआरसी वाज सपोज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर ऑन देयर ओन, अब कहता है वो एनआरसी भी चेक कर सकता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी कर सकते हैं। और क्या चेक करना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, एनआरसी। कैसे चेक करना चाहिए कौन डिसाइड करेगा, एनआरसी। पर चेक कौन करेगा ये 3 लोग करेंगे। ओके आगे, अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा। पॉलिसी फॉर्मिंग रेम्यूनरेशन कमेटी, अब हम लोग बात करेंगे क्या लिखा है यहाँ पे देखना। रेम्यूनरेशन कमेटी के ऊपर 178 सबसेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट है कि यहाँ पे अमेंडमेंट में पढ़ना चाहूँगा, जो रेड में लिखा होता है वो अमेंडमेंट होता है, ध्यान से देखना अच्छे से। जब भी अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसको एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों ने मुझसे पेन ड्राइव परचेस करी थी, जाहिर सी बात है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में, तभी अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ाए जाते बिकॉज तब तक आरटीपी रिलीज नहीं होता। इसलिए मैंने जब पढ़ाया था तब भी कहा था कि जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे मैं उसको अपलोड यूट्यूब पे सेपरेटली कर दूंगा जब आरटीपी आएगा। और आरटीपी आ चुका है, आरटीपी में साफ साफ क्लियर हो जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट है और उसका अलग से मैं लेक्चर लेके उसको अपलोड कर रहा हूँ। इसकी सारी नोट्स जो है मेरी, अगर आपको अमेंडमेंट्स की चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। क्या बोला है, जो पहले नहीं था अब लिखा है कि मतलब हर एक डायरेक्टर को कैसा रेम्यूनरेशन दिया है, कौन से डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, किसको फिक्स्ड दिया है, किसको वेरिएबल दिया है, किसको कॉम्बिनेशन में दिया है, और सारी चीज़ें जो रेम्यूनरेशन के बारे में, वो सारी चीज़ें डिटेल्ड में ऐसी रेम्यूनरेशन की पॉलिसी वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। मतलब एंटायर पॉलिसी ऑफ द रेम्यूनरेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, पॉइंट नंबर 1, and the salient features of the policy and the changes therein, if any, along with the web addresses of the policy, if any, shall be disclosed on the board report। अब वापस से कहेंगे सर ऐसा अमेंडमेंट क्यों आया, वापस से मैं कहूँगा देखो पूरी डिटेल्ड की जो पॉलिसी होती है ना कि रेम्यूनरेशन कितना दिया, और डिटेल्ड पॉलिसी आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी पॉलिसी अगर आप बोर्ड रिपोर्ट में डाल दोगे तो बोर्ड रिपोर्ट की साइज़ बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए नाउ इट इज अलाउड फॉर एवरी कंपनी टू अपलोड द पॉलिसी ऑफ रेम्यूनरेशन ऑन द वेबसाइट। पहली बात तो वेबसाइट पे पूरी पॉलिसी डिटेल में डाल दो। फिर आप कहेंगे बोर्ड रिपोर्ट के साथ में क्या जोड़ना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट के साथ में आप जब जोड़ेंगे तो सिर्फ उस पॉलिसी के सैलिएंट फीचर्स डालेंगे और साथ साथ में उस पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करवाए होंगे तो वो डालेंगे। और अगर आप लिखेंगे इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सैलिएंट फीचर्स और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समराइज फॉर्म, तो आप लिख दे जिस भी रीडर को ये लगता है कि उनको डिटेल में पॉलिसी पढ़ना है तो वो पॉलिसी वो वेबसाइट पे इस जगह पे मिलेंगी, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बोर्ड रिपोर्ट में क्या डालने की जरूरत नहीं है, डिटेल में पॉलिसी डालने की जरूरत नहीं। ये है आपका बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में क्या नहीं डालेंगे, एक क्या नहीं, डिटेल्ड पॉलिसी ऑफ रेम्यूनरेशन डालने की जरूरत नहीं। क्या डालने की जरूरत है, सैलिएंट फीचर्स प्लस कुछ आपने चेंजेस किए होंगे वो, प्लस सैलिएंट फीचर्स डालेंगे, जो चेंजेस किए वो डालेंगे, और साथ साथ में आपको एक चीज डालना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिटेल में पॉलिसी आपने जिस वेबसाइट पर रखी है उस वेबसाइट का एड्रेस, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। या अब मैं बढ़ूंगा अगले सेक्शन की ओर।
पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऐसा लिखा है, और कॉन्ट्रावेंशन इस बारे में लिखा है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्या लिख रहा है। ये 178 सबसेक्शन 8, मतलब ये एसआरसी के ऊपर हुआ अमेंडमेंट है। ओके, अब देखना क्या लिखा है। इन केस द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 मतलब ऑडिट कमेटी एंड दिस सेक्शन मतलब 178, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में बी एक्सटेंडेड अप टू 5 लाख रुपीज। 1 लाख से लेकर, अगर आपने ऑडिट कमेटी बनाना था बनाई नहीं, आपने एसआरसी बनाना था नहीं बनाया, एनआरसी के लिए जो भी आपको प्रोविजन लिए थे वो फॉलो नहीं किए, तो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की फाइन हुआ करती थी। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with the imprisonment for term which may be extended to 1 year। मतलब कंपनी को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए। सर इसमें तो कोई अमेंडमेंट ही नहीं है, हम भी कहां करें अमेंडमेंट है। और जो बंदा जिसने, जो वहां के जो इंचार्ज होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनको पनिशमेंट होगी 1 साल से लेके 1 साल तक, और फाइन होगी नॉट लेस देन 25,000 which may be extended up to 1 lakh। मुझे ये सब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट किसमें है? प्रोवाइडेड दैट inability to resolve or consider any grievances by the stakeholders relationship committee in good faith shall not constitute a contravention। मतलब दोस्तों, अगर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, आप सभी जानते हो, कोई भी स्टेक होल्डर अगर उसको कोई भी दर्द होता है, चाहे वो डिपॉजिट होल्डर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे बॉन्ड होल्डर हो, चाहे डिबेंचर होल्डर हो, इन केस ही इज नॉट हैप्पी विथ एनी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी, उनको रोने का अधिकार होता है। रोएंगे कहां पे? एसआरसी के पास में जाके अपना दर्द को बयां कर सकते हैं। पर अगर ऐसा लिखा है, अगर एसआरसी ने ऐसा दर्द कंसिडर ही नहीं किया, या फिर एसआरसी ने उनका दर्द सॉल्व करने की कोशिश की पर उनसे वो सॉल्व नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि एसआरसी ने कोई गुनाह किया है। मतलब एसआरसी के पक्ष में हुआ यह अमेंडमेंट है। कल चके किसी ने, अपनी किसी शेयर होल्डर ने, किसी डिबेंचर होल्डर ने, किसी बॉन्ड होल्डर ने अगर एसआरसी को कोई अप्लाई किया होगा और एसआरसी ने उसको कंसीडर नहीं किया, या फिर एसआरसी ने सॉल्व करने की कोशिश की पर सॉल्व नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि एसआरसी ने कुछ गुनाह किया है। दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स। ओके, अगला पॉइंट। अच्छा, आगे लोन टू डायरेक्टर्स सेक्शन नंबर 185 का स्ट्रक्चर पूरी तरह से इस बार बदल दिया गया। काफी चीजें सेम है, काफी चीजें नहीं आपको दिखने मिलेगी। तो ये पूरा सेक्शन आप मान लीजिए पूरी तरह से अमेंडेड सेक्शन हुआ। सेक्शन नंबर 186 कहता है लोन टू कंपनीज अदर्स। 185 में एक बात करते हैं लोन्स, 186 में भी लोन, 185 में बात करते हैं लोन टू डायरेक्टर्स की। एक कंपनी किसी और कंपनी को लोन दे सकता है क्या? वो कवर होता है 186 में। पर अभी की बात, एक कंपनी क्या डायरेक्टर को लोन दे सकती है क्या? अमेंडमेंट से पहले बोलते थे एक कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, डायरेक्टर के कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी को लोन नहीं दे सकती। अगर देना है तो आप उतना ही लोन दे सकते हो जितने की उसकी सैलरी है। नंबर 2, अगर लोन देना ही है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके लोन देना होगा। या तीसरी बात, अगर आप लोन हर किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो जितना, फॉर एग्जांपल हर किसी एम्प्लॉय को 50,000 लोन देते हैं, तो अगर आपको डायरेक्टर भी 50,000 मांग रहा है तो वो अलाउड है। तो अर्थात क्या हुआ? वन कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू एनी ऑफ द डायरेक्टर। हाउएवर, अगर सारे एम्प्लॉय को लोन दे रहे और डायरेक्टर को दे रहे हो, अलाउड है उतना ही जितना एम्प्लॉय। नंबर दूसरी बात, लोन दे रहे हो और स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ, फिर अलाउड है। तीसरी बात, अगर एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे रही है और लोन उसकी सैलरी के एडवांस में दे रही है तो वो अलाउड हुआ करता था। ये अमेंडमेंट की पहले का स्ट्रक्चर है। नाउ लेट मी स्टार्ट आफ्टर अमेंडमेंट। काफी चीजें आपको सेम भी नजर आएगी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स सेम। पर अब देखते क्या लिखा है। नो कंपनी शाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप किसी भी डायरेक्टर को डायरेक्टली भी नहीं, बोलो जल्दी से, डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली भी नहीं देना, इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, आप किसी भी डायरेक्टर को डायरेक्टली भी नहीं और इनडायरेक्टली भी लोन नहीं दे सकते हैं, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट टू गिव एनी गारंटी और सिक्योरिटी। मतलब तीनों की बात की भाई और बहना,
LGS की बात की है, मतलब अपने ही डायरेक्टर को आप लोन भी नहीं दे सकते, अपने ही डायरेक्टर के बिहाफ में गारंटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर ने, मुकेश अंबानी ने 50 लाख का लोन लिया होगा आईसीआईसीआई बैंक से। अब उनको मुकेश अंबानी पर भरोसा नहीं, क्या रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी की बिहाफ में आईसीआईसीआई बैंक का गारंटी दे सकती है? जी हां, बिल्कुल नहीं, यह भी अलाउड नहीं। तीसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक कहने लगी मुकेश अंबानी तुम्हें 50 लाख का लोन देंगे, पर हमें उसके लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कुछ गिरवी रखिए, कुछ प्लेस रखिए। क्या रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी के लिए आईसीआईसीआई बैंक को कुछ गिरवी रख सकता है क्या? जी नहीं, इट इज नॉट अलाउड, यही लिखा है। मतलब एल भी अलाउड नहीं, जी भी अलाउड नहीं, और ऐसे लोन भी नहीं, गारंटी भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं। किसको अलाउड नहीं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और ऑफ अ कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी। इस कंपनी के भी नहीं, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं, एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ अ सच डायरेक्टर। मुझे लिखना है। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं रिलायंस की बात करता हूं, क्या रिलायंस कंपनी अपने ही डायरेक्टर मुकेश अंबानी को लोन दे सकते हैं? जी नहीं। रिलायंस की होल्डिंग है, होल्डिंग के डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं? जी नहीं। या फिर अगर मैं और दो बातें इसके अंदर पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, उसमें लिखा है होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को अलाउड नहीं, अपने कंपनी के डायरेक्टर को अलाउड नहीं, एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ, एनी पार्टनर, एनी पार्टनर, एनी पार्टनर, एनी पार्टनर। मतलब सोचने की बात है, अगर ये मुकेश अंबानी है, इनका कोई पार्टनर, या फिर ये होल्डिंग का डायरेक्टर है, उसका कोई पार्टनर, या फिर इस होल्डिंग के डायरेक्टर का कोई रिलेटिव, या मुकेश अंबानी का कोई रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन आप सभी को मालूम है, क्या इनको लोन दे सकती है? जी नहीं। अगर ऐसा अलाउड कर देंगे तो मुकेश अंबानी खुद कभी रिलायंस से लोन नहीं लेंगे, पर अपने बीवी के नाम पे लेंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहेंगे ना डायरेक्टर को लोन मिलेगा अपने कंपनी के, ना होल्डिंग के डायरेक्टर को मिलेगा, ना उनके पार्टनर्स को मिलेगा, ना उनके रिलेटिव्स को मिलेगा। कहानी आगे, एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। अब ध्यान से देखना, कौन सी पार्टनरशिप फर्म? ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें, मतलब ये जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर है, मान लीजिए मुकेश अंबानी है, ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म, ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म को रिलायंस लोन नहीं दे सकता जिसके अंदर मुकेश अंबानी कौन है? एक वन ऑफ दी पार्टनर है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो मुकेश अंबानी को तो लोन मिलेगा ही नहीं, पर मुकेश अंबानी जिस पार्टनरशिप फर्म में वन ऑफ दी पार्टनर है, या फिर उसमें लिखा है मुकेश अंबानी के, अब की बार कहने लगे मुकेश अंबानी खुद पार्टनर नहीं, पर मुकेश अंबानी के, बोलो आगे, मुकेश अंबानी के अगर रिलेटिव, अगर यहां पे वन ऑफ दी पार्टनर होंगे, तभी भी मुकेश अंबानी के इस पार्टनरशिप फर्म को या इस मुकेश अंबानी के रिलेटिव के पार्टनरशिप फर्म को रिलायंस कंपनी लोन नहीं दे सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब कौन सी पार्टनरशिप फर्म को नहीं दे सकते? मुकेश अंबानी में जिसमें स्वयं एक पार्टनर है, या मुकेश अंबानी के रिलेटिव जिसमें पार्टनर है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म को लोन देना रिलायंस को पॉसिबल नहीं हो रहा है अमेंडमेंट के बाद। अब देखते हैं आगे, अ कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गिव एनी गारंटी, मतलब एलजीएस कुछ भी कर सकते हैं विद अ लोन में टेकन बाय पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर कंपनी इज इंटरेस्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एसआर, मतलब ये आप एलजीएस अपने ही डायरेक्टर को, अभी जो हमने देखा, डायरेक्टर उसके इंटरेस्टेड पार्टी को आप लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं अगर एसआर पास हुआ है। एसआर आप समझ सकते हो कि जनरल मीटिंग ने अगर कानून कहता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अगर शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे बात करेंगे, प्रोवाइडेड दैट
provided the explanatory statement to the notice for the relevant general meeting shall disclose full particulars of the loan given, guarantee given, security provided, and the purpose for which the loan guarantee securities are proposed to be utilized by the recipient of the loan or guarantee or security and any other relevant fact, and the loan are to be utilized in what? Principal business. अब क्या बोल रहे हैं? दो बातें क्लियर हो गई है। इसमें यह हुआ कि अगर आपको इतना ही लोन देने का शौक है, पहली बात तो डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव को, वो सारी चीजों को लोन दे नहीं सकते, पर अगर आपको देना ही है, अगर आपको देना ही है तो आप दे सकते हो। अगर आपके कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ। नंबर 2, जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के पहले जो आपने जनरल मीटिंग के कंडक्ट करने जो नोटिस भेजते हो ना, आप 21 दिन पहले जो नोटिस भेजते हो शेयर होल्डर को, उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि आप लोन किसको दे रहे हो, गारंटी किसको दे रहे हो, सिक्योरिटी किसको दे रहे हो और देने का मकसद क्या है, और उसके बदले में यह भी पता होना चाहिए कि ये जो LGS जिनको दिया जा रहा है वो ये किस काम के लिए पैसे यूज करने वाले, ऐसा नोटिस में देना चाहिए। और तीसरी बात, ये भी उतनी बात सच्ची कि जो लोन गारंटी सिक्योरिटी जिस मकसद से डायरेक्टर को दिया जा रहा है, वो डायरेक्टर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, अपने बीवी के खर्चों के लिए या बच्चों की शादी के लिए नहीं, वो पैसे डायरेक्टर ने उसके प्रिंसिपल, क्या लिखा है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो वापस से बताएंगे, दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, लोन देने का नहीं, और लोन देना ही है तो पहली बात जो है एक SR पास होना चाहिए। नंबर 2, उसकी नोटिस में पूरी क्लैरिटी होना चाहिए। और तीसरी बात, ये प्रिंसिपल बिजनेस में ये पैसा यूज होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने। अब explanation for the purpose of this subsection, the expression any person in whom any of the director of the company is interested, इसका मतलब क्या हो, जब भी हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे लिखा है देखो कंपनी इज इंटरेस्टेड, और ये सब लिखा है एनी ऑफ द डायरेक्टर इन द कंपनी इंटरेस्टेड। अब कौन से लोगों को लोन नहीं देने का? डायरेक्टर को तो लोन देने का ही नहीं। आपने पार्टनरशिप फर्म को तो देखा, वो ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है तो उसके रिलेटिव पार्टनर है, उनको भी लोन देने का नहीं। तीसरी बात की है कि ऐसी कंपनी, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी, क्या बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर कौन है, या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, उनको भी लोन देने का नहीं। आगे, any body corporate at a general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by any such director। समझा कि क्या लिखा है? मतलब जिस कंपनी के अंदर इस डायरेक्टर का 25%, इस डायरेक्टर के कोई और डायरेक्टर मिला के 25% तक का शेयर है तो उनको लोन दे सकते हैं, पर 25% से ज्यादा का अगर इनका स्टिक है तो उसको लोन गारंटी सिक्योरिटी देना अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको लिख कर दिखाता हूं, 2 मिनट सुनना। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर whereof is accustomed to act in accordance with the direction instruction of the board or of any director or director of the lending company। आप ध्यान से सुनना, तीनों बातें आप कहेंगे अचानक से कौन सी चीज आ गई। यहां पे लिखा देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपको अगर देना भी है लोन तो आप SR करके लोन दे सकते हो। किसको? अगर आपको डायरेक्टर को भी देना है या फिर एनी पर्सन इन होम ऑफ द डायरेक्टर कंपनी इंटरेस्टेड। अब ये क्या हुआ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अभी डायरेक्टर कौन से कंपनी में इंटरेस्टेड है, ऐसा कब मानेंगे भाई? एक मान लो कि मुकेश अंबानी ने किसी कंपनी में 10 शेयर लिए विप्रो में, तो क्या विप्रो इंटरेस्टेड कंपनी माने जाएंगी क्या इस सेक्शन के लिए? हाँ या नहीं? ऐसा समझने के लिए आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझना जरूरी है। जैसे कि आपको पूरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बोला सेक्शन ने? पहली बात तो सेक्शन ये कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक्शन ने कहा अगर आप डायरेक्टर को प्लस, यहां पे एक पॉइंट लिखा था कि डायरेक्टर जिस कंपनी में इंटरेस्टेड है, अगर ऐसे कंपनी को लोन देंगे, अगर रिलायंस कंपनी लोन देंगी, डायरेक्टर को दे रही है, इनको दे रही है, वो करने के लिए SR पास करना जरूरी है, साथ साथ में नोटिस में सारी बातें डिस्क्लोज करना जरूरी है, और ये जो पैसे हैं वो प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। पहली बात तो इनको देना अलाउड नहीं है, करना है तो ये सब कुछ करना अलाउड है, ये सब किया तो अलाउड है।
पर अब कहेंगे साहब क्या पढ़ा, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा दिया, अब क्या पढ़ाना चाहते हो? ये पढ़ाना चाहते हो कि डायरेक्टर कब माना जाएगा किसी कंपनी में इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर कब माना जाएगा किस कंपनी में इंटरेस्टेड है, उसके लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। एक बात, सबसे पहले अगर प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, मतलब क्या हुआ, अगर मैं रिलायंस की बात करूंगा और ये मुकेश अंबानी हमारा जो एग्जाम्पल है, अगर ये किसी एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड में कौन है, एक तो मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, तो रिलायंस कंपनी एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड को लोन नहीं दे सकती है, और यदि देना चाहती है तो एसआर पास करे, नोटिस डिस्क्लोज करे, और ये पैसा एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। यह हो गया किसके लिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए। अब मैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जब बॉडी कॉर्पोरेट आता है तो उसमें स्पेशली पब्लिक लिमिटेड आता है, फॉरेन कंपनीज आता है, उसमें सब कुछ आता है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बहुत वाइड होता है। तो हम लोग बात चलो मान लेंगे कोई पब्लिक कंपनी, चलो एग्जांपल मान लेंगे विप्रो। आप सभी जानते हो अजीम प्रेम जी की विप्रो कंपनी लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। अगर रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है प्लस अदर डायरेक्टर मिला के, मुकेश अंबानी जैसे और 13 डायरेक्टर उस कंपनी, मान लो कोई मेसवानी ब्रदर्स है, वो रिलायंस की और डायरेक्टर्स है, मुकेश अंबानी का इसमें 10% स्टेक है और अदर डायरेक्टर का 16% स्टेक है, तो कुल मिला के स्टेक 26% अगर हो जाता है तो रिलायंस कंपनी यहाँ पे इनको लोन गारंटी सिक्योरिटी विप्रो को नहीं दे सकती। ये सेक्शन में लिखा था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस एज वेल। ओके, देखना क्या लिखा है, ये भी आप देखो, नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज और कंट्रोल बाय एनी सच डायरेक्टर और 2 और मोर सच डायरेक्टर्स टुगेदर। यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो वोटिंग पावर के बारे में लिखा है, वोटिंग पावर। अभी यहाँ पे जो लिखा है 25% जो लिखा है ना, वो 25% वोटिंग पावर के बारे में लिखा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ इसको क्लियर रखना, वोटिंग पावर के बारे में लिखा है। आप सभी समझ सकते हो वोटिंग पावर कैसे मिलती है। Any body corporate, the board of directors, MD, manager whereof is accustomed to act in accordance with the directors, instruction of the board or of director or directors of the lending company। अब क्या लिखा है इसमें, जो मान लीजिए कोई कंपनी है, एग्जाम्पल और बात करूंगा मैं, विप्रो कंपनी है जो रिलायंस के किसी डायरेक्टर्स या रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, रिलायंस के डायरेक्टर, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से विप्रो कंपनी चलती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिलायंस कंपनी विप्रो को लोन नहीं दे सकता है अगर विप्रो के जितने भी जो डायरेक्टर्स हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वापस से सारी बातों को क्लियर करिएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अकस्टम टू एक्ट, कौन कौन अकस्टम, एमडी, मैनेजर, बोर्ड। एमडी, मैनेजर, बोर्ड, किसके एमडी, मैनेजर, बोर्ड, किसके एमडी, मैनेजर, बोर्ड, ये है डायरेक्टर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एमडी, मैनेजर और बोर्ड, किसके, विप्रो के। किसके हिसाब से चलते हैं, रिलायंस के, यहाँ पे लिखा है रिलायंस के बोर्ड के हिसाब से, या उसके एनी ऑफ द डायरेक्टर के हिसाब से, या डायरेक्टर्स के हिसाब से। मतलब रिलायंस के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से अगर विप्रो कंपनी के एमडी, विप्रो कंपनी के बोर्ड या विप्रो कंपनी के मैनेजर काम करते हैं, उस केस में रिलायंस कंपनी विप्रो को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। 3 बातें आपको याद रखना है। एक बात यहां पे, रिलायंस कंपनी किसी भी प्राइवेट लिमिटेड को लोन नहीं दे सकती अगर इनके डायरेक्टर उसमें डायरेक्टर या इनके डायरेक्टर उधर मेंबर है। कोई भी पब्लिक कंपनी के अंदर या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर रिलायंस कंपनी लोन नहीं दे सकता है अगर उस पब्लिक कंपनी यानी कि विप्रो कंपनी के अंदर 25% से अधिक का वोटिंग पावर रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर्स का मिला के अगर होता है। और तीसरी बात अगर मैं करना चाहूंगा यहां पे, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन रिलायंस नहीं दे सकता है अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या वहां के मैनेजर्स
ये रिलायंस के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सुन के काम करते हैं, इन दैट केस रिलायंस विल नॉट बी एबल टू गिव लोन टू विप्रो कंपनी। आगे बढ़ना होगा। नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 2 shall apply to the giving of any loan to managing or whole time director as a part of condition of service extended by the company to all the employees। अगर मतलब एसआर नहीं भी पास किए, फिर भी आप अपने डायरेक्टर को उतना लोन दे रहे हो जितना कि आप सारे एम्प्लॉय को दे रहे हो, उस केस में आपको एसआर को पास करने की जरूरत नहीं है। परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स, या फिर ऐसी कोई स्कीम होगी जो एम्प्लॉय के लिए बनाई होगी जिसके लिए एसआर पास हुआ होगा। समझ के क्या लिखा? परसुएंट टू, वापस से बात करना, कोई भी मैनेजिंग और डब्ल्यूटीडी को लोन देने के लिए आपको कहा था कि आपने एसआर पास करना जरूरी है, पर फिर भी एसआर पास करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप एमडी और मैनेजर को उतना ही लोन दे रहे हो जितना कि आम एम्प्लॉय को दे रहे हो। समझ गए? या फिर कोई स्कीम के मुताबिक सारे एम्प्लॉय को भी लोन दिया जा रहा है और साथ साथ में एमडी और मैनेजर को भी दिया जा रहा है। अगर ऐसी कोई स्कीम एसआर से मतलब अर्थात एसआर पास हुआ है। अ कंपनी विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब ये बात और है, अगर कोई बैंक की बात करेंगे, बैंक, और वही अपने डायरेक्टर को लोन देना चाहती है तो वो लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, पर प्लीज रिमेंबर वो लोन गारंटी, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक क्या अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, क्या सिक्योरिटी दे सकती है? हां, दे सकती है अगर उसका लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम से कम इतना इंटरेस्ट होना चाहिए जितने गवर्नमेंट के बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट होता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड के रेट 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2.5 साल के लिए लोन दिया अपने डायरेक्टर को, तो आपने कम से कम उससे उतना पैसा चार्ज करना चाहिए जितना गवर्नमेंट के 3 साल के बॉन्ड का। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के 3 साल के बॉन्ड का रेट 10% है, तो आपने अपने डायरेक्टर से कम 10% का तो इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए आपने अपने डायरेक्टर को लोन दिया और इसका इंटरेस्ट होगा 16%। मान लो गवर्नमेंट के बॉन्ड का 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और अगर अपने डायरेक्टर को मतलब किसी बैंक ने अपने डायरेक्टर को 5 साल के लिए लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट रेट 16% से कम नहीं होना चाहिए। एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडी, मतलब अपने ही बच्चे को लोन देना, अपने ही बच्चे को गारंटी देना या सिक्योरिटी देना, ये पूरी तरह से अलाउड है, भले ही आपने अगर एसआर पास नहीं किया, उसके लिए आपने नोटिस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और उसके लिए आपने प्रिंसिपल बिजनेस का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि हम लोग इस समय पढ़ रहे वो एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शन देखो, आमतौर पर अगर आपको देना है तो दे सकते हो, एसआर पास करना चाहिए, उसके नोटिस होना चाहिए और वो प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होना चाहिए, पर ये सब जरूरी नहीं है। अगर पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा है कि अगर कोई अपने ही बच्चे को, मतलब एक होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी को अगर लोन दे रहा है तो उस केस में, या गारंटी दे रहा है या सिक्योरिटी दे रहा है, उस केस में सेक्शन 185 के रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहां पे लिखा देखो, होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड टू इट्स होली ओन्ड। समझ गए? आगे अब आप कहेंगे जरा पॉइंट डी और पॉइंट सी एक जैसे लगते हैं। यहां पे होली ओन्ड की बात थी, यहां पे केवल एक सब्सिडरी की बात है। एक होल्डिंग कंपनी जिसका होली ओन्ड तो नहीं है पर कोई सब्सिडरी कंपनी है, मतलब 50% से ज्यादा और 99% तक अगर कोई स्टेक होता है तो हम उसको सब्सिडरी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे गारंटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, लोन नहीं दे सकता है। मतलब होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को, होली ओन्ड ने सिर्फ सब्सिडरी को क्या दे सकता है? गारंटी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, वो भी विदाउट फॉलोइंग द रेगुलेशंस गिवन बाय सेक्शन नंबर 185, प्रोवाइडेड दैट सी और डी
मतलब जो सब्सिडरी कंपनी हो, चाहे सोली ओन्ड सब्सिडरी हो चाहे सब्सिडरी कंपनी हो, उन्होंने ये पैसा जो है प्रिंसिपल बिजनेस में लगाना चाहिए। मतलब कौन सी चीज़ अब जरूरी नहीं, एसआर को पास करे बगैर ही आप अपने होली ओन्ड को एलजीएस दे सकते हो या सब्सिडरी कंपनी को जीएस दे सकते हो। अगर ये बात समझना है तो आपको इस तरह से समझना होगी जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर आप कहते हो ये होली ओन्ड को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे लिखा है ये होल्डिंग कंपनी है अपने होली ओन्ड सब्सिडरी या केवल सब्सिडरी को क्या दे सकता है, एल नहीं दे सकता इसलिए कैंसिल कर देता हूं। क्या दे सकता है, जी दे सकता है, एस, और यहां पे क्या दे सकता है, एल जी एस तीनों दे सकता है। क्या करने की जरूरत है, ये दोनों को एक कंडीशन जरूरी है, क्या, इन्होंने जो पैसा लगाया है वो प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बिजनेस में लगाना चाहिए। इन्होंने ये पैसा जिस धंधे में वो लोग है सब्सिडीज, उसी धंधे में लगाना चाहिए। I hope you understanding this, guys. Come on. Now we are moving on. Next amendment part of this sections. If any loan is advanced or guarantee security is given, provided or utilized in the contravention of the provision of this section, तो ये सारी जो पनिशमेंट है आपको अपने से याद करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बिकॉज ये पनिशमेंट बहुत इजी है। अगर 185 में आपको एसआर लेना था और आपने एसआर नहीं लिया फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का क्या पनिशमेंट होगा, कंपनी को, कंपनी ने एसआर पास करे बगैर ही डायरेक्टर को लोन दिया है तो नॉट लेस देन 5 लाख बट 25 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिन जिन लोगों ने ऐसा काम किया, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी को लोन दे दिया कंपनी ने, पर लोन देते समय जिन जिन डायरेक्टर ने बगैर एसआर पास करे डायरेक्टर को लोन दे दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो उस समय वहां पे शामिल थे, वो हर कोई, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म which may be extended up to what, 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए, बट विच नॉट बी एक्सटेंडेड व्हाट, मतलब क्या, कोई डायरेक्टर को अगर जेल में जाना पड़ेगा तो उसको 6 महीने तक जेल में जाना पड़ सकता है और साथ साथ में कम से कम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 लाख का जुर्माना हो सकता है। एंड द डायरेक्टर और द अदर पर्सन टू होम द एनी लोन इज एडवांस और गारंटी सिक्योरिटी सब हुआ, उसकी बात अगर करेंगे तो उसको भी पनिशमेंट 6 महीने की है, साथ साथ में 5 लाख से 25 लाख। अगर बी और सी को पढ़ूंगा और रोमन 2, 3 को पढ़ूंगा तो सेम ही है। अगर आप देखेंगे तो अगर मुकेश अंबानी ने लोन ले लिया तो पॉइंट नंबर 3 में मुकेश अंबानी का होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जब उसको मालूम था ये सेक्शन है। अब पॉइंट नंबर 2 में मुकेश अंबानी ने ऑल दी डायरेक्टर्स जिन्होंने ये ऐसा गंदा काम किया मतलब जिन्होंने मुकेश अंबानी को लोन दिया पर एसआर पास करने की कोशिश नहीं करी। और तीसरी बात, ये जो रोमन 1 है, ये जो सजा हो रही है रिलायंस कंपनी को हो रही है, तो रोमन 1 की सजा रिलायंस को है, रोमन 2 की सजा उन लोग को जिन्होंने मुकेश अंबानी को लोन दिया, और रोमन 3 की सजा मुकेश अंबानी को हुई है। और रोमन 2 और 3 में क्या लिखा है, कम से कम 5 लाख 25 लाख मैक्सिमम, और जो सजा होगी वो 6 महीने की होगी। आई होप दिस इज डन। ये चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स मुझे लगता है मैंने खत्म किए हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 10, मिसलेनियस बोल के लिखा है। काफी अच्छा अमेंडमेंट आया है, छोटे छोटे अमेंडमेंट है। अब अगले आने वाले 2 चैप्टर में छोटे छोटे से अमेंडमेंट है। 3 चैप्टर के अमेंडमेंट हम लोग बैक टू बैक आप देखेंगे, उसके बाद में एक वैल्यूएशन आएगा। चलो पहले देखते हैं क्या लिखा है। कॉन्सेंट्रेट। Okay guys, welcome back. So we are moving on. Next section, section number 403. आप सभी को एक सेक्शन मालूम होगा 403, जब हमारे पास ये चैप्टर नहीं था। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 403, गाइस लेट्स स्टार्ट। यहां पे लिखा था, फॉर एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल ले ही लेते, सेक्शन नंबर 137 का। इसमें लिखते हैं कि जब भी कोई कंपनी का एजीएम खत्म होता है, उस एजीएम खत्म होने के
30 दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज, उन्होंने क्या करना चाहिए? वो डेटा आरओसी को सबमिट कर देना चाहिए। किसने? कंपनी ने। पर अगर कंपनी 30 दिनों के अंदर सबमिट नहीं करता है तो उसको पहले मोहलत दी कि आने वाले अगले 270 दिनों के अंदर वो एडिशनल फीस देके जमा करवाए। एडिशनल फीस देके आरओसी को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है। और इसमें यह भी लिखा था कि 270 दिन के बाद भी, मतलब अगर 30 दिन के बाद में, और अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये अप टू 300 डे हो जाएंगे, और ये आफ्टर 300 डे की बात करेंगे। तो इस केस में भी आपके पास में एडिशनल फीस देने की ज़रूरत हुआ करती थी। और यहाँ पे एक प्रावधान ये भी था पहले कि कोई बंदा 270 दिन, मतलब 30 प्लस 270, 300 दिन के बाद में सबमिट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको पनिशमेंट भी हुआ करती थी। दिस वॉज द लॉ बिफोर द अमेंडमेंट। पर आपके बार 403 सेक्शन में काफ़ी बदलाव पाए गए, और उस बदलाव के मुताबिक अब ऐसा है, कॉन्सिडर करेगा, अब ऐसा है 403 सेक्शन को इन्होंने पहली बात तो दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट नंबर 1 92 एंड 137, और कंपनीज एक्ट में तो पूरे 470 सेक्शन है। बहुत सारे सेक्शन में फाइलिंग करने की जरूरत पड़ती है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो चीज़ें होती है। अब लिखा है 92 एंड 137 में, आप सभी जानते हो 92 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न जो 60 डेज में सबमिट करना पड़ता है, और 137 टॉक्स अबाउट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो मीटिंग के, एजीएम के कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर सबमिट करना ज़रूरी है। और आदर्श में बहुत सारी कहानी है। ये 92 और 137 में हुए अमेंडमेंट के मुताबिक अगर आपने ये निम्नलिखित 60 दिन के बाद में या 30 दिन के बाद में अगर सबमिट किया, 30वें दिन सबमिट नहीं किया आपने, 40 डेज पे 40 दिन में सबमिट किया, अब की बार आपने 10 दिन से एक्सटेंड किया, इधर भी 70 दिन में, इधर भी सिर्फ 10 दिन, तो आपको 100 रुपए दिन, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे कितना बोला मैंने, 100 रुपए दिन के मुताबिक, देखो यहां पे लिखा है where any document, facts, information required to be submitted, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करना था, फाइल करना था, रजिस्टर करना था, एज द केस में भी अंडर सेक्शन 92 137 इज नॉट सबमिटेड, टाइम पे सबमिट नहीं किया विद इन द पीरियड प्रोवाइडेड इन दो सेक्शन। अब जैसे कि 92 में 60 दिन लिखा है, 137 में क्या लिखा है? 30 दिन लिखा है। अगर वो 60वें दिन तक नहीं किया है, 30वें दिन तक आपने सबमिट नहीं किया, विदाउट प्रेजुडिस टू द any other legal section or liability under this act, it may be submitted, filed, registered, recorded as the case may be after the expiry of the period so provided in those section। मतलब 30 और 60 के बाद में भी आप सबमिट कर सकते हो अगर on the payment of such additional fees as may be prescribed which shall not be less than, क्या लिखा है, 100 रुपीज पर डे। मतलब आपको कम से कम 100 रुपए प्रतिदिन का आपको फीस देना पड़ेगा। अगर जो चीज 30 दिन में सबमिट होना चाहिए थी आपने 70 दिन में दी है, 40 दिन को मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 रुपए के साथ में, तो इसका मतलब 4000 रुपए की फाइन आपको देना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बट दिस सेक्शन, ये जो पेनल्टी फाइन है 100 रुपीज, ये मिनिमम लिखे। कल चेक गवर्नमेंट इसको 200-300 भी कर सकती है, एंड डिफरेंट अमाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंपनीज। समझ गए? आगे सवाल उठ रहा है भाई और बहनों, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सेक्शन अगर 92 137 नहीं है, अगर वहां पे अगर लेट हुआ, अगर मैं बात करूं बाकी सेक्शंस की, अदर सेक्शंस की, अगर इन अदर सेक्शन में डिले हुआ तो उस केस में जितने दिन डिले हुआ उसको मल्टीप्लाई करना उस अमाउंट से जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड होगा। कहां पे? रूल्स में। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। समझ गए होंगे आप?
इसके बाद में आपको इसी सेक्शन में एक और चीज समझ में आती है। अमेंडमेंट करते समय आईसीए ने बहुत गंदी तरीके से इसका अमेंडमेंट किया हुआ है। वास्तविक जीवन में ये जो अमेंडमेंट है ना, बहुत डेप्थ वाला है, पर इन्होंने जिस ढंग से यहाँ पे लिख कर दिया वो सीख नहीं है। इन्होंने काफी मिस्टेक्स भी करी इसमें। वो लिखा ही नहीं कि अगर जो 92-137 में अगर अमेंडमेंट 92-137 में जो फाइलिंग नहीं, उसके अलावा जो फाइलिंग होती है उसका क्या, वो लिखा ही नहीं। पर इसलिए वो आपको डेप्थ में पढ़ने के बाद समझता है कि उनको एज में भी प्रिस्क्राइब आपको समझना पड़ेगा। और यहां पे ये लिखा था पेनल्टी पनिशमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सेक्शन 270, ऐसा लिखा था पहले। अमेंडमेंट के पहले यह लिखा था कि अगर आपने 270 दिन के अंदर, मतलब 30 प्लस 270 मतलब 300 दिन के बाद में अगर सबमिट किया तो एडिशनल फीस और फीस के साथ साथ में आपको पनिशमेंट भी हुआ करती थी। आपकी बार तो 270 और उसका तो जिक्र ही नहीं है, बिकॉज 270 वाली सारी कंडीशन ही खत्म हो गई। अब की बार ये कहा है कि 92 और 137, 92 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न, 137 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 60 और 30 दिन रिस्पेक्टिवली में आपको सबमिट करना। अगर आप उस समय सबमिट नहीं करो तो आपको मिनिमम 100 रुपए जुर्माना लगेगा पर दिन। और उसके अलावा जो भी और सेक्शंस है, इसके अलावा पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जब भी फाइलिंग करना जरूरी, अगर आपने उस समय पे सबमिट नहीं किया तो उस केस में आपको उतनी फाइन लगेगी जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगी। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट चल रहा है कि अब पनिशमेंट का क्या होगा। अब यहां पे लिखा है where a company fails or commit any default to submit, file, register, record any document, facts, information under subsection 1। अब सबसेक्शन 1 में तो यही लिखा था कि जो डेज प्रिस्क्राइब होते हैं उसमें उतनी फीस देके सबमिट कर दिया करो। सबसेक्शन 1 में कुछ नहीं लिखा था। अगर मान लो कि 30 दिन के अंदर लिखा तो 30 दिन में सबमिट कर दो, 60 दिन के लिखा तो 60 दिन में सबमिट कर दो, ये सबसेक्शन 1 है। पर ये कहता है अमेंडमेंट, अगर आपने उस समय पे बिफोर द एक्सपायरी, मान लो जिस भी सेक्शन में लिखा होगा 30 दिन में सबमिट करो, और अगर आपने 30 दिन में सबमिट नहीं किया तो बाद में जो फाइन लगना है वो तो लगेंगे। फाइन अलग होती है, आपकी बार बोल रहे हैं फाइन नहीं। Of the period specified in the relevant section, the company and the officer of the company who are in default shall, without prejudice to the liability of the payment of the fees तो देना ही पड़ेगी, additional fees तो देना ही पड़ेगी, be liable for the penalty or punishment provided under this act for such a failure or default। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मतलब अगर आपको when you were supposed to submit document in 30 days but if you did not submit document in the 30 days तो आपको जो फाइन लगना है वो तो फाइन लगेगा ही, बट फाइन के साथ साथ में आपको पनिशमेंट हो गया, आपको जेल जाना पड़ेगा। ये लिखा पनिशमेंट और पेनल्टी, जो लगना है वो तो लगेगी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पेनल्टी और पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट फॉर सच फेलियर और डिफॉल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Everyone, are you getting my point? Yeah? तो अब चलो सारी बातें देख लेते हैं, एक बार कंक्लूड करें। अगर आपने ये 3 सेक्शन है, इसमें 92 एंड 137 लिखा है, इसमें 2 बातें करते हैं। विद इन टाइम लिमिट आपने किया या आफ्टर टाइम लिमिट किया। टाइम लिमिट के अंदर किया तो आपको सिर्फ फीस देना है, आफ्टर टाइम लिमिट किया तो फीस तो देना ही है, प्लस आपको एडिशनल फीस देना ही होती है, प्लस आपको यहाँ पे पेनल्टी लगता है या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे लिखता है जो अदर सेक्शंस होते हैं, अगर आपने विद इन टाइम लिमिट दिया तो कोई बात नहीं, सिर्फ फीस लगेगी। आफ्टर टाइम लिमिट दिया तो आपको फीस तो लगेगी ही, प्लस एडिशनल फीस। पर ये एडिशनल फीस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 रुपीज़, और यहाँ पे एडिशनल फीस जो है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आप समझ गए होंगे। प्लस यहाँ पे पेनल्टी भी लगेगी और आपको पनिशमेंट, मतलब जो भी इम्प्रिजनमेंट होना है वो तो होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस गाइस।
दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। आई होप ये काफ़ी बदलाव है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आप समझ रहे हो 92 एंड 137 में जो लिखा है 100 रुपये से कम नहीं लिखा है। इसका मतलब उनकी इच्छा है कि लोग जल्द से जल्द आएँ और जितने भी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करें। आप जानते हो कंपनीज एक्ट में खास तरीके से 92 और 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को काफ़ी प्राधान्य मिला है, हमेशा इंपॉर्टेंस मिला है। यहाँ तक कि डायरेक्टर को वैकेशन भी कर देते हैं अगर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट नहीं करते हैं। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइन लगाने का एक ही मकसद है, अलग से इनको लिखने का एक ही मकसद है कि इनके ऊपर खास तरीके का फाइन इसलिए लगा दिया ताकि लोगों को इतना फाइन का बर्डन हो जाए कि लोग झक मार के इनको जल्द से जल्द सबमिट करें। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस राइट। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हम लोग अगला सेक्शन पढ़ेंगे और बहुत अच्छी बात है कि ये सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ और आपको देखने जैसी बात ये भी है कि कौन सी चीज़ें हट गई। अब ये आपको 270 दिन तक और 270 दिन के बाद वाली चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा का पूरा कट हो चुका है। आपको देखकर समझ भी आ रहा होगा। अब वही चीज़ें पढ़ना है आपको जो कट नहीं है। ओके, अब आएगा चैप्टर नंबर 11। उसमें अमेंडमेंट है और बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है। हम लोग देखते हैं क्या अमेंडमेंट में बदलाव हुए। आप सभी जानते हो कि स्पेशल कोर्ट कंपनीज एक्ट के जब भी कभी फाइन लिखा, अप टू दिस फाइन और अप टू दिस पनिशमेंट ऐसा लिखा होता है, वो सारे के सारे मैटर जो स्पेशल कोर्ट में डील होते हैं। आप सभी जानते हो एनसीएलटी का फॉर्मेशन कुछ खास चैप्टर के लिए है जहां पे अमलगमेशन होता है, जहां पे मर्जर होता है, जहां पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, जहां पे वाइंडिंग होता है। ऐसे चैप्टर के लिए ही सिर्फ एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। स्पेशल कोर्ट अमेंडमेंट के पहले भी था, स्पेशल कोर्ट आज अमेंडमेंट के बाद में भी, पर स्पेशल कोर्ट की जो रचना थी, जो जिसमें लिखा था अगर जिसकी फाइन होती है और जिसकी पनिशमेंट होती है। आपको याद आ रहा होगा अगर पनिशमेंट अगर 2 साल से ज्यादा की होगी तो वही मैटर स्पेशल कोर्ट में जाया करते थे, और जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम होगी, ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के अंदर जिसके ऑफेंसेस की पनिशमेंट 2 साल के ऊपर हुआ करती थी वो स्पेशल कोर्ट में जाती थी। स्पेशल कोर्ट में 2 ट्रायल हुआ करने के, समरी ट्रायल एंड रेगुलर ट्रायल, और जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम की हुआ करती थी उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा उसको अपने बलबूते पे वो लोग मैनेज करते थे, स्पेशल कोर्ट को भेजे बगैर। अब की बार जो चेंजेस हुए ना, वो चेंजेस बड़े ही अलग टाइप से हुए। अब वो ये कहने लगे कि हर कोई मैटर चाहे 2 साल से कम का हो, चाहे 2 साल से ज्यादा का हो, वो स्पेशल कोर्ट में ही डील होगा, स्पेशल कोर्ट के अंदर ही। अब आता है, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है यहां पे, बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैटर है देखिए। ये अमेंडमेंट क्या पहले का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल के लिए जिसका इंप्रिजनमेंट 2 से ज्यादा साल के लिए है उनको एस्टैब्लिश करेंगी स्पेशल कोर्ट, सिर्फ 2 साल से ज्यादा के लिए। सवाल उठता था अदर ऑफेंसेस कहां पे डील होंगे? मेट्रोपॉलिटन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। अब कहते हैं ऐसे नहीं है, स्पेशल कोर्ट के अंदर ही। अब देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल, पहले भी ये लिखा था अभी भी लिखा कि भाई फटाफट जल्दी डिसीजन मिले, लोगों को तारीख पे तारीख ना करना पड़े, इसलिए कंपनीज एक्ट के केसेस को खास तरीके से स्पेशल कोर्ट में ही डील करना पड़ेगा। अब लिखा है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एज मेनी स्पेशल कोर्ट ला सकता है, जितने चाहे उनको, ताकि लोगों को डिसीजन फास्ट मिले, कोर्ट की तारीख पे तारीख खेलने का लोगों को अवसर ना मिले, फास्ट डिसीजन हो, इसलिए स्पेशल कोर्ट लाते। ये पहले भी हुआ था, आज भी इसमें कोई नया नहीं। अब जो लिखा है स्पेशल कोर्ट के अंदर, पहले सिर्फ क्या था, पहले क्या था 2 साल से ऊपर वाले मैटर। अब क्या लिखा है, स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज होल्डिंग सेशन जज, समझा, एंड एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 years और मोर। सर ये तो पहले भी ऐसा था, पहले भी यही था, स्पेशल कोर्ट के अंदर सिर्फ सेशन कोर्ट था और जिसमें लिखते थे 2 साल से ज्यादा का जो ऑफेंस होगा, जिसकी इंप्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा की होंगी, उन्हीं मैटर को स्पेशल कोर्ट में भेजा करते थे। अब क्या लिखा है, वो तो जाएंगे एंड स्पेशल कोर्ट के अंदर लिखा है एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन द केस ऑफ अदर ऑफेंसेस
who shall be appointed by central government with the concurrence of Chief Justice of the High Court. समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसका बात मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये बहुत लोगों को अमेंडमेंट समझ नहीं आ रही कि आखिर अमेंडमेंट हुआ क्या है। मैं जो समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा। अमेंडमेंट के पहले बिफोर क्या था? स्पेशल कोर्ट, ये जो ऑफेंसेस थे ना, स्पेशल कोर्ट इम्प्रिजनमेंट कब 2 years और मोर की थी। और ये काम किसका था? ये स्पेशल कोर्ट 2 साल से ऊपर वाले ऑफेंसेस को कहाँ पे मैनेज किया करता था? ये सेशन कोर्ट के जजेस को बुलाकर, जिसकी क्वालिफिकेशन सेशन कोर्ट के जज की है। और क्या था? जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम की होती थी, ये मैं लिख रहा हूँ इम्प्रिजनमेंट, उसके लिए स्पेशल कोर्ट नहीं था। नो स्पेशल कोर्ट, समझ गया? स्पेशल कोर्ट नहीं था। उसमें क्या था? आपको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत थी। इसका मतलब स्पेशल कोर्ट अलग हुआ करता था और ये चीज़ें अलग हुआ करती थी। अब क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं है। आफ्टर अमेंडमेंट अब ये समझ लो कि ये स्पेशल कोर्ट है, उसके 2 बच्चे बनेंगे अप टू 2 years, अबव 2 years, ये इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और अप टू 2 years के लिए आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाना है या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जाना है। और अबव 2 years के लिए आपको सेशन या फिर सेशन कोर्ट, यहाँ पे लिखा है देखो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल। समझा? तो स्पेशल कोर्ट में कौन से लोग बैठेंगे? स्पेशल कोर्ट में बैठेंगे 3 लोग, एक तो सिंगल जज, सेशन जज और जो एडिशनल सेशन जज जो भी होंगे, और ये भी लोग बैठेंगे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। पर ये कौन से मैटर को मैनेज करेंगे? जिसकी पनिशमेंट जो है 2 साल से कम की होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे दोहराने देना चाहता हूँ। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। तो स्पेशल कोर्ट में कितने लोग बैठेंगे? ये लोग भी बैठेंगे और ये भी बैठेंगे। ये लोग क्या करेंगे? अब 2 years के मैटर, और ये लोग क्या करेंगे? अप टू 2 years के मैटर। ठीक है ना? पहले क्या था? इतनी बात, दोनों का डायरेक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को वो स्पेशल कोर्ट में बिठाते नहीं थे, उनका अलग ही कोर्ट हुआ करता था। अब बोला स्पेशल कोर्ट के अंदर ही 3 टाइप के लोग बैठेंगे, एक तो सेशन कोर्ट के जज बैठेंगे या जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन बैठेंगे। जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को बोला गया कि तुम 2 साल तक के केसेस को मैनेज करो, और जो केसेस 2 साल के ऊपर के होंगे वो उसी कोर्ट में जो बंदा बैठा है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, वो मैनेज करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल मैजिस्ट्रेट वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। या ओके, चीज़ें छोटी छोटी सी है पर काफ़ी बदलाव है, पर ये समझ नहीं आता एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ था, इसलिए आप समझ गए आपको। एप्लीकेशन ऑफ अ कोड टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। आप सभी जानते हो, चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो, चाहे सेशन कोर्ट का जज हो, ये सारे के सारे लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस में डील करते हैं। इसीलिए अगर मैं देखूंगा स्पेशल कोर्ट को भी एक क्रिमिनल कोर्ट का ही दर्जा मिलता है। और आप सभी जानते हो अगर वो क्रिमिनल कोर्ट है तो सीआरपीसी को फॉलो करना जरूरी है। अब वापस से बोलेंगे, जैसे सीआरपीसी सेशन कोर्ट को, जुडिशियल को, मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेबल होता है आम तौर पर, आम केस में, उसी तरीके से कंपनीज एक्ट के सेशन कोर्ट को, कंपनीज एक्ट के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, कंपनीज एक्ट के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को भी सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है। देखिए मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। Save as otherwise provided in this act, the provision of the CRPC shall apply to the proceeding before special court, and for the purpose of said provision,
द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ सेशन। पूरे स्पेशल कोर्ट को आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि जैसे वो सेशन कोर्ट है, जैसे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, एज द केस में भी। एंड एज द केस में भी, सर ये क्या बोल क्या रहा है? देखो भाई, बात बहुत सिंपल है, मुझे समझाना है आपको। देखो कोई भी देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ये है सेशन कोर्ट, राइट, ये है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये कौन है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इनको तीनों को भी ऐसा, ये तीनों, ये आम तौर पर ये जिंदगी में ये नॉन कम्युनिस्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये कम्युनिस्ट एक्ट में भी तो ये लोग हैं। कम्युनिस्ट एक्ट में क्या लिखा है? ये स्पेशल कोर्ट है, पर आप सभी जानते हैं स्पेशल कोर्ट के अंदर ही सेशन होता है, जुडिशियल होता है और ये मेट्रोपॉलिटन होता है, ठीक है ना। जैसे ये नॉन कम्युनिस्ट एक्ट में केसेस को डील करने के लिए इनको सीआरपीसी एप्लीकेबल होता है। सीआरपीसी जनरली सीआरपीसी क्रिमिनल कोर्ट्स को एप्लीकेबल होता है। तो अब सवाल उठ रहा है, सेशन, जुडिशियल, मेट्रोपॉलिटन तो स्पेशल कोर्ट के अंडर में आ रहा है, तो जैसे सीआरपीसी इनको अदर देन कम्युनिस्ट एक्ट एप्लीकेबल था, वैसे ही सीआरपीसी अब इनको भी एप्लीकेबल होगा, भले ही कम्युनिस्ट एक्ट के केसेस को डील कर रहे हैं। आपको समझा नहीं है सीआरपीसी कॉन्सेप्ट क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में अगर कोर्ट में मेरे ऊपर केस चलती है, तो उस केस में यहां के पुलिस को एक इंस्ट्रक्शन जाती है कि तुम इसका चार्जशीट दाखिल करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कोर्ट में कोई केस चल रही है, तो मेरे ऊपर चार्जशीट कि मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने ये गुनाह कैसे हुआ था, उसके विटनेस कौन कौन है। तो इस गुनाह की जो चार्जशीट होती है ना, यहाँ के पुलिस ऑफिसर को ये चार्जशीट बना के कोर्ट में दाखिल करना पड़ती है। या फिर एफआईआर कौन दर्ज कर सकता है, एफआईआर कौन सी चीजों का दर्ज हो सकता है, और जितने लोग का एफआईआर में नाम है उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कैसे होना चाहिए, वो सारी प्रोसीजर सीआरपीसी में लिखी होती है। तो जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जो कोर्ट में दाखिल होते हैं, उसकी इंक्वायरी, उसके इंस्पेक्शन, उसके एफआईआर के सिलसिले में सारी चीजें कहां लिखी होती है? वो सीआरपीसी में लिखी होती है। तो इसीलिए जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होता है, कोर्ट में दाखिल होता है, तो उस कोर्ट में दाखिल हुए क्रिमिनल ऑफेंसेस की जब कोई इंक्वायरी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए, गुनहगारों की इन्वेस्टिगेशन कैसे होना चाहिए, उनकी पूछताछ कैसे होना चाहिए, कितने दिनों में होना चाहिए, चार्जशीट कैसे बनाना चाहिए, चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल होना चाहिए कोर्ट के अंदर, ये सारी चीजों के बारे में सीआरपीसी में लिखा होता है। ये क्रिमिनल प्रोसीजर जैसे कि सेशन कोर्ट को, जुडिशियल और मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेबल होते हैं, ठीक उसी तरह से ही यही सारी चीजें कम्युनिस्ट एक्ट के सेशन कोर्ट को, कम्युनिस्ट एक्ट के जुडिशियल को और कम्युनिस्ट एक्ट के मैजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, इनको भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जब जब भी इन तीनों कोर्ट में केसेस चलेंगी, उसकी छानबीन, उसकी इंक्वायरी, उसका एफआईआर ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि सीआरपीसी में लिखा हुआ है। क्योंकि हम इनको अलग कोर्ट मानते ही नहीं, हम उनको सेशन कोर्ट ही मानते हैं, हम उनको क्रिमिनल कोर्ट्स ही मानते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। आगे एक चीज, एक अमेंडमेंट आया है वापस से इस पूरे इसमें, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। आप सभी जानते हैं कॉग्निजेबल मतलब इतना बड़ा ऑफेंस होता है कि विदाउट वारंट, नॉन बेलेबल तरीके से उस बंदे की अरेस्ट होती है। नॉन कॉग्निजेबल, अब पूरे कम्युनिस्ट एक्ट में एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 212 सबसेक्शन 6, जो है हमारे एसएफआईओ के बारे में, जो इसे कॉग्निजेबल माना जाता है और जिसमें कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ एसएफआईओ का चलता है। कॉग्निजेंस मतलब क्या? किसकी बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में केस दर्ज होगी। पर जब केसेस नॉन कॉग्निजेबल नेचर की होती है ना,
नॉन कॉग्निजेबल नेचर की होती है ना केस कोई, राइट गाइस? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। सो मैं कह रहा था कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस है उसमें एसएफआईओ कॉग्निजेंस चलता है, और नॉन कॉग्निजेबल में ऑफेंसेस चलता है कंपनी के शेयर होल्डर का, ऐसा पहले लिखा हुआ था। आप सभी जानते हो ये सब रजिस्टर है, जो शेयर होल्डर है, जो कोई भी बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर किया, इन सबके बातों को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल कोर्ट में उन बंदों के खिलाफ केसेस दर्ज हुआ करती थी। अभी अमेंडमेंट के बाद में यह हुआ है कि यहां पे लिखा है कि शेयर होल्डर तो केस दर्ज ही कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं तो रिलायंस के खिलाफ केस दर्ज तो कर ही सकता हूं, साथ साथ में रिलायंस के मेंबर भी कर सकते हैं साहब। तो सवाल उठ रहा है ये शेयर होल्डर और मेंबर में डिफरेंस क्या है? जिस बंदे के पास में शेयर्स है पर जिसका नाम अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं होता है, उसको मेंबर नहीं कहते। The moment the name of the shareholder gets entered into the register of members, that shareholder becomes member as well. मतलब अगर आपके पास में शेयर्स है पर आपका नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ नहीं, तो आप केवल शेयर होल्डर हो। ऐसा हो सकता है कि दुनिया में जो बंदा मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं, पर शेयर होल्डर है पर मेंबर भी है। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है। जैसे एग्जांपल डॉक्टर रेड्डी नाम की कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इस कंपनी में कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कंपनी के खिलाफ जो कंप्लेन करने का अधिकार कंपनी के मेंबर को कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंपनी में तो शेयर होल्डर ही नहीं है, इस कंपनी में तो मेंबर्स ही मेंबर्स है, बिकॉज उन्होंने तो कोई शेयर्स खरीदे नहीं है। बिकॉज ये कंपनी के वो लोग हैं, जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा, कंपनी मरेगी, लिक्विडेशन होगा, तब ये गारंटी करते हैं कि वो कितना पैसा देंगे। मतलब दे आर नॉट द शेयर होल्डर बट दे आर द मेंबर्स। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि डॉक्टर रेड्डी जैसे जितने भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उनके जो मेंबर्स है, अगर उनको भी कंपनी के खिलाफ कोई केस दर्ज कराना है तो आप वो करा सकते हैं, बिकॉज यहां पे शेयर होल्डर के साथ में एक वर्ड को ऐड कर दिया, मेंबर। बिकॉज इन दिस केस दिस पीपल आर नॉट शेयर होल्डर बट दे आर द मेंबर्स, दैट्स व्हाई इट इज बीन एडेड इनटू दिस सेक्शन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल डॉक्टर रेड्डी। ये एग्जांपल याद रखिए, अदरवाइज डॉक्टर रेड्डी के जो लोग हैं ना, वो लोग कभी भी स्पेशल कोर्ट में जाके अपनी केस को दर्ज करा ही नहीं पाते। ओके, दिस सेक्शन इज ओवर गाइस, एंड द लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस टॉपिक गाइस, कम ऑन चेक इट आउट, सेक्शन नंबर 440। कुछ भी इसमें ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, ये लिखा है, ये मैं बोल देना चाहता हूं, बहुत ही इजी सेक्शन है। जब तक कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट के अंदर क्या नहीं आता, स्पेशल कोर्ट के अंदर 3 लोग, सेशन, जुडिशियल, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ये जब तक फॉर्म नहीं होते ना, तो अदर देन ये कौन से कंपनीज एक्ट के, अदर देन कंपनीज एक्ट के, क्योंकि आमतौर पर भी ये सारे कोर्ट होते हैं, जैसे आपने कभी अपने घर के आसपास सेशन कोर्ट देखे होंगे, ये जुडिशियल होते हैं, अदर देन कंपनीज एक्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट्स अदर देन कंपनीज एक्ट के, और मेट्रोपॉलिटन। जब तक ये नहीं आते, जब तक यह नहीं, बोलो नहीं, क्या नहीं 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 इंट्रोड्यूस होते तब तक के केसेस कहाँ जाएंगे, तब तक काम इनसे चलेगा। समझ गया? तब तक इनसे चलेगा जब तक कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट की रचना नहीं होती, कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट के जब तक कोर्ट नहीं बन जाते, वो सारे कंपनीज एक्ट के केसेस जो एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट है, जो एग्जिस्टिंग जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, उनके द्वारा चलेंगे। दैट्स ऑल गाइस, बहुत ही इजी था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर इसमें एक चीज है, और यहां पे पहले हुआ करता था, ये सेशन कोर्ट, ये जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से केसेस इधर से उधर ट्रांसफर करने का अधिकार भी, ट्रांसफर करने का अधिकार हाई कोर्ट को दिया था। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट को लगता है ये सेशन कोर्ट में केसेस नहीं मैनेज हो रही है, इसको दूसरे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो ठीक उसी तरह से अब की बार भी लिखा है, तो ये हाई कोर्ट को आज भी पावर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। Any offenses committed under this act which is triable by the special court shall, until a special court is established, be tried by the court of session, court of metropolitan,
कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एज द केस में भी, समझ गए होंगे, जब तक वो नहीं आता तब तक इनसे काम चलाइए जो पुराने वाले हैं. Provided that nothing contained in this section shall affect the powers of High Court under section 407 of the Code of Transfer of any case or class of cases take cognizance by Court of Session, Court of Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate of the first class as the case may be under this section. I hope you understand. क्या बोल रहा है? मतलब कि इस सेक्शन के अंदर जब तक नए सेशन नहीं आते तब तक अगर आप पुराने से काम चला रहे हो, तो जैसे पुराने जो स्पेशल कोर्ट और जो जुडिशियल और मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, उनमें हाई कोर्ट को अथॉरिटी थी कि वो इधर से उधर, अगर मान लो इस सेशन कोर्ट से अगर केस फाइनल नहीं हो सकता, उसको लगता है उसके रिक्विजिट जजेस इस कोर्ट में नहीं है, देन हाई कोर्ट वाज हैविंग अ पावर टू ट्रांसफर वन केस फ्रॉम वन सेशन कोर्ट टू अदर सेशन कोर्ट. तो भले ही ये सेशन कोर्ट में अब, भले ही जुडिशियल में और मेट्रोपोलिटन में अब कंपनीज एक्ट की केसेस जारी, बिकॉज वो नए वाले कोर्ट नहीं बने, उस केसेस में भी भले ही वो कंपनीज एक्ट के हैं, फिर भी हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो केसेस को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं. देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्या बोल रहा है. अब आप बोलेंगे ये ट्रांसफर हो गया. अब एक केस जो कंपनीज एक्ट की यहां पे ट्रांसफर हो गई ना, और वो सेशन कोर्ट 1 में, सेशन कोर्ट 1, सेशन कोर्ट 2 और सेशन कोर्ट 3 है. If this case is not managed by Session Court 1, it will be transferred from Session Court 1 to Session Court 2 through what? High Court. High Court से ट्रांसफर हो जाएंगी from Session Court 1 से लेके Session Court 2 पे. Because हम उस सेशन कोर्ट को, उस जुडिशियल को, उस मेट्रोपोलिटन को हम लोग ऐसा मान ही नहीं रहे कि वो बदल गए. Because although the cases of Companies Act are transferred to the old courts, does not mean कि हाई कोर्ट के पावर्स खत्म हो जाए. हाई कोर्ट को पहले भी पावर था केसेस इधर उधर करने का, हाई कोर्ट को आज भी पावर होगा केसेस को इधर उधर करने का. बहुत इजी सेक्शन था. एक चीज थी जो मेरे बताने की रह गई आपको. एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा नाम आया था बीच में, यहां पे लिखा था द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसको हम लोग कहते हैं सरकारी वकील. सरकारी वकील, जो हम लोग उज्जवल निकम का नाम कभी आपने सुने होंगे. जब भी स्पेशल कोर्ट में, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने, रिलायंस ने गलत काम किया, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार जो होता है ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को होता है. यहां पे भी वही लिखा है कि जब ये जो कोर्ट होंगे, सेशन कोर्ट होंगे, जुडिशियल होंगे या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होंगे, जो भी कोर्ट्स होंगे, तो जिस भी कंपनी ने गलत काम किया है उसके खिलाफ लड़ने का अधिकार किसका होगा? द पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी व्हाट? पब्लिक. उसको ऐसा मानेंगे कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है. मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जितने अधिकार होते हैं उस बंदे को मिलेंगे. आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? मुकदमा चलाना. कानून मुकदमा चलाता है किसी के खिलाफ जिस कंपनी ने गड़बड़ की है. तो कंपनीज एक्ट में जिस कंपनी ने गड़बड़ की है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने वाला व्यक्ति को हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर मानेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? जो भी बंदा गवर्नमेंट के साइड से लड़ रहा है किसी भी कंपनी के खिलाफ, उसको हम लोग ऐसा दर्जा देंगे कि जैसे कि वो एक सरकारी वकील है. ऐसा लिखना क्यों जरूरी था? बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी पावर्स होती है, तो उस बंदे को ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है. अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस. ओके. अब एक लास्ट सेक्शन है हमारा. यहां पे एनसीएलटी में कुछ अमेंडमेंट हुआ है. आप सभी जानते हो एनी पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ, आप सभी ने कभी सुना होगा, एनसीएलटी से जो खुश नहीं होते वो कहा जाते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में. तो जो एनसीएलटी से खुश नहीं होता वो एनसीएल80 में जाता है. ये अमेंडमेंट के पहले था. अब इसमें नई चीज आई कि जो लोग नफरा से भी खुश नहीं होंगे वो भी है जाएंगे. ये अमेंडमेंट खत्म हो चुका है. आप सभी जानते हो सेक्शन नंबर 132-33 टॉक्स अबाउट नफरा. नफरा एक ऐसी बॉडी जो आईसीआई के ऊपर मॉनिटरिंग करती है. जो जब भी कोई, आप सभी जानते हो पहले नैक हुआ करता था, अब नफरा है. जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले नैक के इंस्पेक्शन के बाद में आते थे, अब वो नफरा के द्वारा आएंगे। नफरा जब तक हाँ नहीं बोलता कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। इफ एनीबडी हु इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट गिवन बाय नफरा, दैट पर्सन कैन अपील इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। समझ में आएगा? मतलब नफरा के बाद में उसको एनसीएलटी नहीं जाना, वो नफरा का दर्जा मतलब एनसीएलटी इतना हुआ। इफ यू नॉट हैप्पी विद एनसीएलटी, आप एनसीएल80 में जाते हो। इफ यू नॉट हैप्पी विद नफरा, आपको एनसीएलटी नहीं जाना, आपको डायरेक्टली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना है। बस यही सेक्शन है, देख सकते हैं। ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड व्हाट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये सारी चीजें हैं। अगर मैं सारी चीजों को रिवाइज करा दूं तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा आज मैंने क्या क्या खत्म किया। सो लेट्स रिवाइज ऑल द सेक्शन वॉट एवर वी हैव डन सो फार। आपको दोस्तों एक बार फटाफट याद करना पड़ेगा। अभी हम लोग रिवर्स ऑर्डर में यहां से जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन नंबर 173 में हमने क्या देखा कि अगर कोरम में जितने लोग अगर होते हैं, अगर उतने फिजिकली अवेलेबल है, तो वो चीजें जो वीडियो मीटिंग के लिए प्रोहिबिटेड है फिर भी वो वीडियो मीटिंग द्वारा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी हो चाहे एनआरसी हो, उनकी एप्लीकेबिलिटी में लिखा था कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड कंपनीज। इसकी वजह से वो प्राइवेट कंपनी जो लिस्टेड होती है उनको भी सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा था, पर अननेसेसरी ये बर्डन उनके ऊपर भी आ रहा था जो प्राइवेट कंपनी लिस्टेड है। इसलिए अब की बार खुल के लिख दिया गया, लिस्टेड भले ही है पर वो कौन सी होना चाहिए, पब्लिक नेचर की होना चाहिए। ये सेक्शन 177 में बदला हुआ है। आप अगर देखेंगे तो 178 में भी सेम बदलाव हुआ कि 178 की जो कमिटी है एनआरसी, उसमें भी लिख दिया गया इट इज एप्लीकेबल टू नॉट फॉर ऑल दी लिस्टेड कंपनी, बट लिस्टेड में भी वही लिस्टेड चाहिए जो पब्लिक है। उसके बाद में एनआरसी में एक दूसरा बदलाव देखा गया। एनआरसी वॉज सपोज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑन देयर ओन, बट अमेंडमेंट के बाद लिखते हैं कि एनआरसी को अगर खुद को लगता तो खुद भी ये डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, या साथ साथ में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल सकते हैं तुम इस डायरेक्टर का परफॉर्मेंस चेक करो, या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी वो बुला सकते हैं चेक करने। अब मतलब उनको खुद को ही चेक करना जरूरी नहीं है। और एक अमेंडमेंट आया कि कैसे चेक करना चाहिए बाकी लोगों ने, ये कौन बताएगा, एनआरसी बताएगा। और वो बाकी लोग वैसा सही चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे, ये भी कौन चेक करेगा, एनआरसी। अब बात करेंगे रेम्यूनरेशन कमेटी की। रेम्यूनरेशन जो पॉलिसी थी, पहले ऐसा लिखते थे कि रेम्यूनरेशन की पूरी पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में होना चाहिए। अमेंडमेंट के बाद लिखते हैं कि रेम्यूनरेशन की जो पूरी पॉलिसी है डिटेल में अगर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए तो एंटायर पॉलिसी ऑफ द बोर्ड, क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। पूरी आपको रेम्यूनरेशन पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ सैलिएंट फीचर्स क्या बदलाव हुए वो, और साथ साथ में आपको उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना है जहां पे डिटेल्ड में ये रेम्यूनरेशन पॉलिसी मिलेगी। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट के साथ में अब आपको डिटेल्ड में पॉलिसी रेम्यूनरेशन की जोड़ने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन की बात करेंगे। पहले लिखते थे और अब लिखते हैं, दोनों में फर्क है। अगर आप सभी जानते हो कोई भी सिक्योरिटी होल्डर अगर एसआरसी के कोई भी डिसीजन से नाखुश है, कोई भी एसआरसी, कोई भी डिपॉजिट होल्डर, कोई भी डिबेंचर होल्डर अगर कंपनी के कोई भी डिसीजन से नाखुश है तो वो कहां जाते थे, स्टेक होल्डर्स रेम्यूनरेशन कमेटी के पास। स्टेक होल्डर्स रेम्यूनरेशन कमेटी के ऊपर अब एक अच्छी बात आई है कि अगर स्टेक होल्डर रेम्यूनरेशन कमेटी ने किसी भी सिक्योरिटी होल्डर की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कंसिडर नहीं किया, या एक्सेप्ट किया था केस को पर उनसे वो सॉल्व नहीं हुई, फिर भी एसआरसी के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, एसआरसी ने फिर भी कोई गुनाह नहीं किया ऐसा माना जाएगा। लोन टू डायरेक्टर्स में हमने देखा कि कोई भी डायरेक्टर को या उसके डायरेक्टर के हमने बहुत सारी बातें देखी, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के रिलेटिव्स, मतलब डायरेक्टर के रिलेटिव्स, या कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स को लोन देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अगर लोन देना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा
और जो मीटिंग की नोटिस होती है ना, वो डिटेल में देना पड़ेगी कि क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या मकसद है और कौन से डायरेक्टर को दे रहे हैं। और साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस डायरेक्टर को उसके रिलेटिव को पैसे दिए जा रहे हैं वो उसी धंधे के लिए यूज़ करे जिसके लिए उसका प्रिंसिपल नेचर ऑफ बिजनेस है। मतलब डायरेक्टर ने पैसा पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब एसआर पास करना चाहिए, नोटिस में पूरा डिक्लेरेशन देना चाहिए और प्रिंसिपल बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसके 4 एक्सेप्शन है। एक, अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, होली ओन्ड होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को अगर एलजीएस कुछ भी दे रहा है, लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है, वो अलाउड है, उसके लिए एसआर और ये सारी चीज़ें पास करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को जी और एस दे रहा है, मतलब गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है, फिर भी उस केस में एसआर पास करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे रही है, फिर भी एसआर पास करने की जरूरत नहीं है अगर उन्होंने उतना इंटरेस्ट लिया होगा, उतना इंटरेस्ट का रेट चार्ज किया होगा जितना कि गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट होते हैं। और अगर एक चौथी बात है, अगर बाकी अपने ही डायरेक्टर्स के साथ साथ में अगर आपने वो उतना लोन, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी अपने हर ऑफिसर हर एम्प्लॉय को 50,000 का लोन देती है, तो वो अपने डायरेक्टर को 50,000 रुपये तक का लोन दे सकती है, बिकॉज ऐसे भी डायरेक्टर इज वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो उसमें कुछ गलत नहीं। ऐसे केस में एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ये सारे एक्सेप्शंस आपने देखे। उसके बाद में अगर मुझे आपको बताना है तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें लिखी है। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया 185 का, तो उसके 3 लोग गुनहगार माने जाते हैं। कंपनी को फाइन होती है और बाकी फाइन और पनिशमेंट दोनों को भी होती है। जिस डायरेक्टर ने लोन लिया धोखे से और जिन डायरेक्टर ने धोखे से उसको लोन दिया, मतलब जो डायरेक्टर ने लोन दिया वो भी गुनहगार, जिसने लोन लिया वो भी गुनहगार। 5 लाख से लेके 25,000 रुपये तक, और जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 6 महीने तक की हो सकती है। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है जिसके रिवीजन के लिए हम लोग, ये जो लेक्चर है आप अमेंडमेंट्स के रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसलेनियस प्रोविजन के ऊपर आप बात करेंगे। 403 सेक्शन में पहले फाइलिंग करने के लिए था कि अगर आपने उस टाइम लिमिट पर दिया, अभी चलो अमेंडमेंट के बाद का ही बोल देता हूँ, अगर 30 दिन के अंदर दिया तो फीस के साथ देंगे, उसके बाद में 30 दिन के बाद देंगे तो उसके अंदर 2 कंडीशन है, एक तो सेक्शन 92 137 और एक अदर देन 92 37। 92 और 137, 92 इज अबाउट एनुअल रिटर्न और 137 इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। अगर एनुअल रिटर्न 60 दिन में सबमिट करना पड़ता है तो आपको फीस के साथ देना पड़ता है। आरओसी को अगर 30 दिन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे तो तब भी फीस देना पड़ती है। पर अगर आपने उसके बाद दिया, मतलब 60 और 30 डेज के बाद में दिया, तो अब अमेंडमेंट कहता है आपको 100 रुपये कम से कम प्रतिदिन का फाइन लगेगा जितना दिन आप एक्सटेंड करोगे, और साथ साथ में आपको पनिशमेंट भी लगेगी और पेनल्टी भी लगेगी। ये अमेंडमेंट के बाद का पिक्चर है। 403 की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें अब 92 137 को छोड़ के अगर बाकी आदर्श ने अगर कुछ गड़बड़ हुई, आदर्श समझते हैं आदर्श में क्या बोलना चाहते हो, आदर्श में बात करेंगे, आदर्श में बात करेंगे, आदर्श में। अब क्या बोले सर आदर्श के मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, तो 92 और 137 छोड़ के अगर आदर्श की बात करेंगे तो अगर वहां पे आपने गड़बड़ की तो उसकी फाइन उतनी होगी, कितनी होगी, उतनी फाइन होगी जितने गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करेंगे, और उनको फाइन और पनिशमेंट तो लगने ही वाला, मतलब पनिशमेंट और पेनल्टी लगेंगे। मतलब 92 137 में जो लिखा है फाइन एज में भी प्रिस्क्राइब नहीं लिखा है, कम से कम 100 रुपये लिखे, और आदर्श सेक्शन में एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है। अब इसमें भी एक बात है, एक अमेंडमेंट इसमें इस बार ये भी हुआ है कि अगर आपने ये काम जो है ना एक से ज़्यादा बार कर लिया ना, अगर मान लो आपने गड़बड़ की और एक से ज़्यादा बार की हुई, तो आपको कम से कम 2 बार की डबल पनिशमेंट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बार अगर एनुअल फाइलिंग और किसी भी चीज़ में एनुअल फाइलिंग बात कर लो, एनुअल रिटर्न बात कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करो, उसमें आपको जो फाइन लग रही थी वो आपने एक बार चुका दी, अगले साल में वापस से आपने यही चीज़ दोहराई तो आपको मिनिमम ट्वाइस फाइन लगेगी। ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है ताकि लोग ये गुस्ताखी ना करें। फॉर एग्जाम्पल इस बार मुझे जो फाइन हुई थी वो 6000, फॉर एग्जाम्पल जो भी फाइन हुई थी, जो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस बार रेट लगाया था 100 रुपये प्रतिदिन का, तो 100 रुपये प्रतिदिन का रेट लगाया था। मैंने एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं सबमिट किया था, पर अब की बार जो एनुअल रिटर्न में पहली बार एपिसोड हुआ तो आपने 100 रुपये चार्ज करवा दी, सेकेंड टाइम वापस से एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं हुआ तो ये फाइन विल नॉट बी लेसर दैन 200 रुपीज़। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सी बात कवर हो रही है कि जो
फीस है ना, वो फीस जो फाइन है वो डबल हो जाती है। डबल कब, कौन से केस में डबल होती है? अगर वो फर्स्ट टाइमर है तो उसको जितनी फीस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है या 100 रुपीज वॉट एवर द केस इट में भी, पर सेकेंड टाइम में फॉर एग्जाम्पल 92/137 केस में अगर सेकेंड टाइम में अगर उसी कंपनी ने वापस वही गड़बड़ की तो उसको कहा कि पहली बार भले ही तुम्हें 100 रुपीज़ मिनिमम था, आप कहेंगे मिनिमम कितना 200 रुपीज़, तो पहली बार 100 रुपीज़ लगे होंगे तो आप क्या 200। और अदर सेक्शन में ये तो 92/137 की बात हुई, अदर सेक्शन मान लो इनको 60 रुपीज़ होगा तो आपकी बार 120 हो गया। आप मुझे बताओ सेकेंड टाइम के एपिसोड में ज़्यादा फाइन क्यों ले रहे? वजह है कि ताकि लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स बार बार नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कंपाउंडिंग की, स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करेंगे। और स्पेशल कोर्ट में ऐसा लिखा है कि पहले स्पेशल कोर्ट में जो था जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन को स्पेशल कोर्ट का पार्ट नहीं माना जाता था। आफ्टर दिस अमेंडमेंट स्पेशल कोर्ट के दो बच्चे होते हैं, एक सेशन कोर्ट का जज और दूसरा होता है जुडिशियल एंड मेट्रोपॉलिटन का। मतलब जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन में पहले लिखा था, पहले भी था और अब भी है, पर इतना ही फर्क है दोनों में। पहले था ना जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट के दो बच्चे बन गए, एक सेशन कोर्ट और दूसरा बना जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन। अब साफ तरीके से लिखते हैं कि 2 साल की से अंदर की अगर इम्प्रिजनमेंट होगी तो वो जाएगी जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन के पास में जो स्पेशल कोर्ट का हिस्सा है, और 2 साल से ऊपर का अगर होगा तो वो जाएगा सेशन कोर्ट के जज के पास में। अर्थात जो चीज़ें जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन पहले स्पेशल कोर्ट का हिस्सा नहीं थे अब वो इनका हिस्सा बन चुके हैं। एंड द लास्ट फ्रॉम दिस पॉइंट क्या लिखा है, सीआरपीसी, जिस तरह से सीआरपीसी सेशन कोर्ट को जुडिशियल और मेट्रोपॉलिटन को एप्लीकेबल होता है, वैसी तरह से सीआरपीसी अब स्पेशल कोर्ट को भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज स्पेशल कोर्ट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट। सीआरपीसी वो चीज़ होती है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसकी इंक्वायरी, उसका एफआईआर, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होना चाहिए उसको सीआरपीसी में समझाया जाता है। तो वो सीआरपीसी अब जो है ना वो इनको भी एप्लीकेबल हुआ है, किनको, स्पेशल कोर्ट को भी एप्लीकेबल हो चुका है। अब बात करेंगे ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल। अगर मैं बात करूंगा, पहले लिखते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को अगर दर्ज करवाना होता है तो वो शेयर होल्डर ही दर्ज करवा सकता था। अब लिखते हैं कि शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर भी दर्ज करवा सकते हैं। आप जानते हो 3 लोग कंपनी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में जाके केस को दर्ज करवा सकते हैं, 1 गवर्नमेंट से चुना हुआ आदमी, 2 शेयर होल्डर, 3 आरओसी। ये 3 लोग केसेस स्पेशल कोर्ट में दर्ज करा सकते थे। अब की बार कहा शेयर होल्डर के साथ में मेंबर। इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर क्यों? शेयर होल्डर के साथ साथ में मेंबर इसीलिए क्योंकि मेंबर एक ऐसी चीज होती है, जैसे एग्जाम्पल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है ना, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डी नाम की कंपनी है जिसमें लोग जो है ना मेंबर है, शेयर होल्डर ही नहीं है, बिकॉज कंपनी के शेयर्स ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में पहले ये अलाउ नहीं था कि डॉक्टर रेड्डी के मेंबर जाके स्पेशल कोर्ट में केसेस दर्ज करवा सकते हैं। अमेंडमेंट के बाद कहते हैं शेयर होल्डर जैसे केसेस को दर्ज करवा सकते हैं, मेंबर भी स्पेशल कोर्ट में जाके केसेस को दर्ज करवा सकते हैं। और ट्रांजिशन पीरियड की बात करूंगा, बहुत ही आसान है। जब तक कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्पेशल कोर्ट नहीं बन जाते, सेशन कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं बन जाते या मेट्रोपॉलिटन नहीं बन जाते, तब तक जो एग्जिस्टिंग नॉन कंपनीज एक्ट के सेशन कोर्ट जो होंगे, जुडिशियल होंगे और मेट्रोपॉलिटन होंगे, वहाँ पे केसेस दर्ज हो जाएंगे। और जैसे इन कोर्ट्स में हाई कोर्ट को ये पावर थी कि वो एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट या एक जुडिशियल से दूसरे जुडिशियल में केसेस को ट्रांसफ़र किया करते थे, वैसे कंपनीज एक्ट के केसेस को भी वो ट्रांसफ़र किया कर सकते हैं। ये था यहाँ तक के अमेंडमेंट्स। एंड अब मैं एनसीएलटी का अमेंडमेंट दूंगा जो बहुत ही छोटा है। एनसीएलटी से जो लोग खुश नहीं थे वो पहले एनसीएल-80 मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते थे। अब की बार अमेंडमेंट के बाद हुआ कि जो लोग नफरा से भी खुश नहीं है वो भी एनसीएल-80 में जा सकते। मतलब एनसीएलटी में जाने वाले लोग, एनसीएल-80 मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने वाले लोग 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एनसीएल-टी और दूसरा होता है नफरा, दैट इज व्हाट NFRA। तो ये दोनों भी लोग एनसीएल-80 में जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, यू एंजॉयड एवरीथिंग। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। मैं स्वप्निल पाटनी हमेशा स्टूडेंट के हित में हाजिर रहता हूँ। यू मस्ट हैव सीन आई हैव अपलोडेड लॉट ऑफ charts, colorful charts on my Telegram channel. You must have seen I have uploaded MCQs and the question bank on my own Telegram channel.
So if you're not yet subscribed on Telegram channel, please do not forget to subscribe. स्वप्निल पाटनी क्लासेस का ही चैनल है जिसमें सारी अच्छी चीज़ें हमेशा आती है. और अगर आपको लगता है ये लेक्चर वाकई में मैंने अच्छे से लिया, आई हैव टेकन ऑल द एफर्ट्स, बिकॉज ये लेक्चर्स को पढ़ाने के लिए आई हैव टू रीड अ लॉट, आई हैव टेकन ऑल द रीजनेबल एफर्ट्स. सो आई होप इफ यू लाइक देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट so that I can upload my next amendment lectures. And please guys, अगर आप ये lecture revision lecture है जो मेरा part 2 है, do not forget to watch my part 2 lecture of corporate law. वैसे मैंने part 1 अपलोड किया था वो economic law का था, part 2 जो अपलोड किया था वो corporate law का था. अब corporate law का part 2 मतलब वैसे overall part 3 है, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ. And please watch this, enjoy. Thank you so much. Good night. Take care. Bye bye.